हमने देखा था क्या कि एक देश की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को क्या कहते हैं? उस देश का सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया था, सारे जो डायमेंशंस हमने समझ लिए थे। इसके अलावा हमने देखा था कि जीडीपी की गणना जो है वो 3 प्रकारों से की जा सकती है। पहला हमने देखा था बाजारी मूल्य पर जीडीपी या जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या उसी को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। यहाँ नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब था कि केवल हम बाजारी मूल्य पर जो चीजें जिस प्राइस पर मिल रही है, हम उन सब के फाइनल प्राइस को जब जोड़ दे रहे थे तो हमें क्या मिल जा रहा था? बाजारी मूल्य के आधार पर जीडीपी। हमने आपको ये भी बताया था क्या कि इसी के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना होती है। जब हम कहते हैं, आप लोगों को पूरा चार्ट खोलकर मैंने दिखाया था, जब हम कहते हैं कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसी बेसिस पर हम बात कर रहे होते हैं। ठीक ना? यदि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करें तो इसके बेसिस पर अमेरिकी जीडीपी जो है वो लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसके कारण क्या है वो वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 1/4 ओन करती है। पूरा मैं चार्ट आप लोगों को जो है पिछली क्लास में मैं दिखा चुका हूं। ठीक ना? 100 ट्रिलियन डॉलर की पूरी वर्ल्ड जीडीपी हो गई है 2022 में, जिसमें 25 ट्रिलियन डॉलर से अधिक तो केवल अकेले इसका अमेरिका का योगदान। ठीक ना? दूसरे नंबर पर चाइना, इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर लगभग 1/4 ओन करती है। फिर हमने देखा था कि रियल जीडीपी किसको कहते हैं या जीडीपी एट बेस प्राइस किसको कहते हैं। जीडीपी एट बेस प्राइस का क्या मतलब था कि जब हम जीडीपी की गणना मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन, when we try to eliminate the impact of inflation or deflation from the calculation of GDP, then it is known as real GDP। तब हम इसको क्या कहते हैं? वास्तविक जीडीपी। यहाँ तक बात समझ में आई थी? हमने देखा था इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट प्राइस को फिक्स कर देते हैं, किसी एक साल के हिसाब से हम प्राइस को फिक्स कर देते हैं, और फिर क्या हम देखते हैं उसी प्राइस को हम कंसीडर करेंगे। तो यानी कि जीडीपी तभी बढ़ती हुई दिखेगी जब वास्तव में प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मूल्य को तो हमने फिक्स कर रखा है। ठीक ना? आपको मैंने बताया था कि भारत में मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, या जो मंत्रालय, इसी के अंतर्गत एक संस्था है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जो कि जीडीपी की गणना के लिए क्या है? जवाबदेह। ठीक ना? तो वो जवाबदेही मतलब वो जो है वो अपना निभाते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ कांस्टेंट प्राइस पर जो जीडीपी कैलकुलेट होता है उसका बेस ईयर 2011 2012 की। हालांकि बात चल रही है इसको जो है वो 2020-21 करने की। क्लियर है यहाँ तक? फिर तीसरा देखा था हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर जीडीपी। किसको कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? व्हेन वी एलिमिनेट द इंपैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी, देन वी गेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि जब हम बाजारी मूल्य पर जीडीपी में से इसके इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर एवं सब्सिडी के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? लागत मूल्य पर जीडीपी। यहाँ तक क्लियर हो गया था? जीडीपी एट मार्केट ना, तो बताया था ना क्या कि इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होने के कारण क्या हो जाता है? जीडीपी बढ़ती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है टैक्स बढ़ने के कारण। और जबकि सब्सिडी के प्रभाव के कारण क्या होता है? जीडीपी घटती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि सब्सिडी के कारण कीमतें कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं और सब्सिडीज को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्या कि जब हम बाजारी मूल्य पर जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें रीसेल के प्राइस को नहीं जोड़ते हैं। एक बार जो चीज जुड़ गया है उसके प्राइस को दोबारा नहीं जोड़ा जाता है। इंटरमीडिएरी के प्राइस को अलग से नहीं जोड़ा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कार में टायर पहले से लगे हुए हैं तो टायर के प्राइस को अलग से नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान को भी इसमें नहीं जोड़ा जाता है। हस्तांतरण भुगतान क्या था? मैंने आपको बताया था जुड़ गया है। हस्तांतरण भुगतान क्या था? इस तरह का भुगतान जिसके बदले किसी भी प्रकार की सेवाएं प्राप्त नहीं की जा रही, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, जैसे कि पेंशन हो गया, इनको भी जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा मैंने आपको बताया था केयर इकोनॉमी, यानी कि माता पिता, इनके माध्यम से जो हमें सहायता मिलती है, इनके माध्यम से जो हमें सेवाएं मिलती है ना, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ केयर इकोनॉमी। इसको भी जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं जोड़ा जाता। यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने आपको ये भी बता दिया था कि संगठित क्षेत्र के आंकड़े क्लियर मिल जाते हैं, असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों का अनुमान लगा लिया जाता है। जो है वो क्या करती है? अनुमान लगाती है। जिस रेट से जो है वो संगठित क्षेत्र के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी रेट से जो है वो असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी बढ़ता हुआ मानकर क्या करते हैं वो लोग कैलकुलेट करते हैं।
मैंने आपको ये भी बताया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है? मिल जाते हैं, तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा, अनुमान लगा लिया। अब हम आगे जरा बढ़ते हैं, हम क्या देखने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी के कैलकुलेशन की गणना की क्या विधि है, हाउ एग्जैक्टली जीडीपी इज कैलकुलेटेड, ठीक ना? तो क्या देखने जा रहे हैं हम, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा, अनुमान लगा लिया। हम देखने जा रहे हैं जीडीपी, कोशिश करते हैं कि गणना की विधि, गणना की क्या विधि है, हाउ एग्जैक्टली जीडीपी इज कैलकुलेटेड, ठीक ना? तो क्या देखने जा रहे हैं हम, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा, हम देखने जा रहे हैं, देखिए जीडीपी की गणना की प्रमुख 3 विधियां, इन 3 विधियों का प्रयोग करके किसी देश की जीडीपी की गणना की जा सकती है। सबसे पहले विधि को कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या खर्च संबंधी विधि। हम देखने जा रहे हैं, देखिए जीडीपी की गणना की प्रमुख 3 विधियां, इन 3 विधियों का एक्सपेंडिचर मेथड किसी देश की जीडीपी का, दूसरे को कहते हैं आय संबंधी मेथड, सबसे इनकम मेथड कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या खर्च संबंधी विधि। हम देखने जा रहे हैं, देखिए जीडीपी की गणना की प्रमुख 3 विधियां, तीसरे को कहते हैं उत्पादन संबंधी विधि, प्रोडक्शन मेथड, आय संबंधी मेथड, सबसे इनकम मेथड कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या खर्च संबंधी विधि। जीडीपी की गणना की बात समझ में आ रहा? द फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पादन संबंधी विधि, प्रोडक्शन मेथड, आय संबंधी मेथड, सबसे इनकम मेथड कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या खर्च संबंधी विधि। The second one is what? Income method. बात समझ में आ रहा? The first one is what? Expenditure method. उत्पादन संबंधी विधि, production method. The third one is a production method. The second one is what? Income method. बात समझ में आ रहा? The first one is what? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, खर्च वाला विधि। थर्ड वन इज अ प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। द सेकंड वन इज व्हाट, इनकम मेथड। बात समझ में आ रहा? जरा बातों को बड़ा गौर से सुनिएगा। एक्सपेंडिचर मेथड व्हाट एग्जैक्टली इज इट, पहले हम क्या देखेंगे, क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है ना, कि समस्त पूरे देश में जो है वो कितना उत्पादन हो रहा है, हमें ये प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने का एक बढ़िया तरीका क्या है, अगर हम ये प्राप्त कर ले कि पूरे देश में लोग कितना खर्च कर रहे हैं, या पूरा जो है पूरे देश में कितना खर्च हुआ है। ठीक है, खर्च किस लिए होता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए ना लोग खर्च करते हैं। हमें ये प्राप्त करना, आप जरा सोच के देखिए, यदि हम सबके खर्चों को जोड़ लेंगे तो क्या हमें देश की जीडीपी का नहीं पता चल सकता कि पूरे देश में लोग, बात बताइए, आप उत्पादन को पता करिए, उससे ज्यादा बढ़िया है क्या कि मतलब एक और तरीका ये हो सकता है, इसलिए आप ये पता कर लीजिए क्या कि इन वस्तुओं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में जो है वो इस पूरे देश में कितना खर्च हुआ। जरा सोच के देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट कर पाए तो हम उस देश की जीडीपी का तो अनुमान लगा ही सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इसी को कहते हैं खर्च आधारित विधि, जिसके माध्यम से एक देश की जीडीपी का पता चलता है। अब देखिए इस खर्च आधारित विधि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो आयाम होता है वो होता है उपभोक्ताओं का, उस देश की जीडीपी का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इसी को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इसी को कहते हैं खर्च आधारित विधि, जिसके माध्यम से एक देश की जीडीपी का पता चलता है। अब देखिए इस खर्च आधारित विधि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो आयाम होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उस देश की जीडीपी का कंज्यूमर। एक बात बताइए, मेरा परिवार, आपका परिवार या किसी का भी परिवार, हमारी हर महीने हर दिन की कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, कि वस्तुओं से संबंधित होती है, कुछ सेवाओं से संबंधित होती है। हम क्या करते हैं, हम इनको प्राप्त करने के दौरान या इनको प्राप्त करने का प्रयास करने के दौरान क्या करते हैं, एक बात बताइए, खर्च कर, मेरा परिवार, हम सब के, यानी कि पूरे भारत में जितने भी उपभोक्ता हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे परिवार हो, इन सब के खर्च को पहला तो जोड़ होती है। बात समझ में आ रहा? इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सी से। हम इनको प्राप्त करने के दौरान सी से डिनोट करते हैं प्रयास करने के दौरान उपभोक्ताओं का, सारा पूरे देश में जितने भी उपभोक्ताएं हैं, उपभोक्ता हैं जिन्होंने सेवा वस्तु खरीदने के लिए जो भी खर्च किया है वो सारा क्या हो जाएगा, उपभोक्ता।
इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है निवेश, इसको डिनोट करते हैं सी से, इन्वेस्टमेंट से डिनोट करते हैं। उपभोक्ताओं का सारा, पूरे देश में जितने भी उपभोक्ताएं हैं, उपभोक्ता है जिन्होंने सेवा वस्तु खरीदने के, दूसरा है निवेश, इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा, एक बात बताइए मुझे, मान के चलिए मैंने खर्च किया, दूसरा खर्च के अलावा मेरे पास सरप्लस बचा हुआ होता है ना, हर परिवार के पास कुछ अधिशेष जो होता है, मतलब जिन परिवारों के पास होता है, जरूरी नहीं है कोई परिवार गरीब है तो उसके पास अधिशेष नहीं होता है, लेकिन हाँ जिन परिवारों के पास अधिशेष होता है तो फिर वो क्या करते हैं, ये जो अधिशेष राशि है, ये जो अलग से बचा हुआ पैसा है, इसको वो क्या करते हैं, निवेश करते हैं, इसको वो इन्वेस्ट करते हैं, होता है ना। जैसे सरप्लस पैसा है या तो जमीन खरीद लेते हैं, महिलाओं के पास सरप्लस पैसा होता है सोना वगैरह खरीद लेती है, मतलब जनरली बता रहा हूँ, ऑफेंड नहीं होना है। एक बात बताइए, वो जो गोल्ड आपने खरीद लिया निवेश के रूप में, जो अनटिल अनलेस आप उसको ज्वेलरी के रूप में पहनने के लिए ना प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ना तो गोल्ड भी एक निवेश का अच्छा माध्यम माना जाता है। या मान के चलिए मैंने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ये भी तो एक तरह का निवेश है। मैंने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी ऋण पत्रों में मैंने निवेश कर दिया, ठीक। तो यानी कि एक बात बताइए, ये भी तो एक तरह का खर्च है ना, लेकिन इसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी। तो दूसरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, इसको आई से डिनोट करते हैं। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ये भी तो एक तरह का निवेश है। मैंने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी ऋण पत्रों में मैंने निवेश कर दिया, ठीक। तो यानी तीसरा देखिए सरकारी खर्च, लेकिन इसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो दूसरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, इसको आई से डिनोट करते हैं। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ये भी तो एक तरह का निवेश है। मैंने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी ऋण पत्रों में मैंने निवेश कर दिया, ठीक। तो यानी तीसरा देखिए क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। सरकार के माध्यम से जो भी खर्च किया जा रहा है, एक बात बताइए, सरकार भी तो उसी देश में है, सरकार भी तो उसी देश में है, तो सरकार के माध्यम से जो भी खर्च किया जा रहा है वो सारा कौन से में आ जाएगा, वो आ जाएगा इस कैटेगरी में। अब सरकार अलग अलग तरह से खर्च करती है, मान के चलिए किसी कल्याणकारी योजना के माध्यम से खर्च कर रही है, ठीक ना। मान के चलिए सरकार जो है वो कोई ब्रिज बनाने में खर्च कर रही है, सरकार जो है कोई हाईवे बनाने में खर्च कर रही है, किसी भी तरह से अगर सरकार खर्च कर रही है तो वो तो अर्थव्यवस्था में ही खर्च हो रहा है ना, ठीक। तो इस वाले कंपोनेंट को भी ऐड किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है जी से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कल्याणकारी योजना के माध्यम से खर्च कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा, मान के चलिए सरकार जो है वो कोई, अब एक बात बताइए, इसके अलावा क्या होता है, एक देश जो है वो कई सारी चीजों का आयात करता है। एक बात बताइए, देश जिन चीजों का आयात कर रहा है वो भी तो एक तरह का खर्च ही हुआ ना देश, इसको डिनोट किया जाता है। मान के चलिए क्या कि हमारे यहाँ टमाटर बहुत महंगा हो गया, हमें क्या करना पड़ रहा है, मान के चलिए कि किसी पड़ोस के देश से जो है वो टमाटर आयात करना पड़ रहा है, ठीक। आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा डिमांड सप्लाई, क्यों महंगा होने के पीछे रीजन क्या है, कि मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो हम उस आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी पड़ोस के देश से जो है वो टमाटर मंगा रहे हैं। जरा सोच के देखिए, पड़ोसी देश से जब हम टमाटर मांगा रहे हैं तो बदले में हम उनको भुगतान करेंगे ना, तो यानी कि ये तो हमारा खर्च होगा ना, तो यानी कि क्या है, जब भी हम आयात करते हैं तो हमारा खर्च होता है, महंगा होने की रीजन। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम केवल आयात करते हैं, हम बहुत सारी चीजों का निर्यात भी करते हैं, पड़ोस के देश से जो है, बात समझ में आ रहा, हम बहुत सारी चीजों का निर्यात भी तो करते हैं। तो क्या है, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तब हम नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं, क्या, तो यानी कि टोटल कितना आयात हुआ और टोटल कितना निर्यात हुआ, उन दोनों का बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो नेट एक्सपोर्ट, निवल निर्यात, बात समझ में आ रहा, हम बहुत सारी चीजों का निर्यात भी तो करते हैं। तो क्या है, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तब हम नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं, क्या, तो यानी कि टोटल कितना आयात हुआ और टोटल कितना, इसको डिनोट करते हैं x माइनस m। तो नेट एक्सपोर्ट, निवल निर्यात क्या दिखाता है, x दिखाता है एक्सपोर्ट और m दिखाता है इंपोर्ट, बात समझ में आ रहा। तो निवल निर्यात यानी कि निर्यात माइनस, बात समझ में आया। तो क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला हो गया C प्लस I प्लस G प्लस XI माइनस M, बात समझ में आ रहा। तो यानी कि अगर हम खर्च के आधार पर जीडीपी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, निर्यात माइनस एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम जीडीपी, फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला हो गया C प्लस I प्लस G प्लस XI माइनस M, बात समझ में आ रहा। तो यानी कि अगर हम खर्च के आधार पर जीडीपी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया C प्लस I प्लस G प्लस जीडीपी x माइनस M, यही हुआ ना फॉर्मूला, देखा। अब जीडीपी निकल जाएगा ना,
जीडीपी निकालने का पहला तरीका क्या है कि देश में जितने भी खर्च हो रहे हैं उन सबको जोड़ दो। तो सारे खर्च आपने जोड़ दिए तो आपको मिल गया, देखिए फॉर्मूला जीडीपी। क्यों? क्योंकि खर्च क्यों हो रहे हैं? ये खर्च इसलिए तो हो रहे हैं ताकि वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त किया जा सके। एक बात बताइए, जीडीपी क्या था कि एक साल में देश में कितने वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न हुई है? उत्पन्न हुई है, इनको खोजने का बढ़िया तरीका है कि तुम ये खोज लो क्या कि लोगों ने कितना कितना खर्चा किया है। खर्च किस लिए किया होगा? इन्हीं चीजों के लिए ना किया होगा। बात समझ में आ रहा? ये एक तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से क्या कैलकुलेट करने का, जीडीपी कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M उत्पन्न हुई है, इनको खोजने का ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जिसको हम कहते हैं आय विधि किया होगा। बात समझ में आ रहा? ये एक तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से क्या कैलकुलेट करने का, जीडीपी कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? या इसको क्या कहते हैं, इनकम मेथड। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा विधि या इनकम मेथड। एक बात बताइए, हमें देश में जीडीपी कैलकुलेट करना है, क्या हम ऐसा कर ले कि हम ये पता कर ले कि सब लोगों को कितना इनकम हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? अगर हम सारा पूरा देश में जितना इनकम जनरेट हो रहा है, अगर हम ये सारा इनकम जोड़ लें तो क्या हमें नहीं पता चल जाएगा क्या कि देश में क्या है जीडीपी देश की? बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर हम पूरे देश में जितना भी आय सृजन हो रहा है ना, आय का सृजन हो रहा है, अगर हम इस सारे को जोड़ लें तो भी हमें क्या प्राप्त हो सकता है? उस देश की जीडीपी का आकलन। इसी को हम क्या कहते हैं, इनकम मेथड। यानी कि आय की गणना के माध्यम से कैसे जीडीपी की गणना हो। बात समझ में आ रही? चलिए तो देखते हैं एक देश में जो है वो आय किस किस तरह के होते हैं। जितना भी आय, एक बात बताइए, जितने भी कार्मिक होते हैं, अगर हम इस को जोड़ लें, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे वो मैनुअल लेबर कर रहे हो, शारीरिक श्रम कर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल काम कर रहे हो, जैसा भी काम कर रहे हो, ठीक ना, इनको क्या मिलता है इसके बदले? इनको मिलता है वेतन। वो आय किस किस तरह के होते हैं? जितना भी आय, एक बात वेतन ही तो मिलता है, ठीक ना। हर तरह के कार्य, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे एकदम टॉप ब्यूरोक्रेट क्यों ना, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, सब तो कार्मिक ही है ना तरह का। इन सबको इनके काम के बदले क्या मिलता है? इन सबको इनके काम के बदले मिलता है वेज। इनको क्या मिलता है इसके बदले? इनको मिलता है वेतन, सैलरी, यही मिलती है ना। ये पॉइंट समझ में आया? पहला ही तो मिलता है, ठीक ना। दूसरा एक बात बताइए, सरकारी हो चाहे, एक बात बताइए, मेरे पास जो है वो कुछ सरप्लस पैसा, कुछ अधिशेष पैसा, इसको क्या किया मैंने? इसे मैंने कर दिया कहीं जमा। इनको क्या मिलता है इसके बदले? जमा कर दिया, वेतन, सैलरी। ये जमा बैंक में भी हो सकता है, एफडी करवा लिया, या फिर मान के चलिए क्या किया, मैंने किसी को कर्ज दे दिया। एक बात बताइए, बात समझ में आ रहा? अब एक बात बताइए, इसके माध्यम से भी तो मुझे कुछ आय मिलेगी। ये आय किस रूप में होगी? ये होगी ब्याज के रूप में। मैंने कर दिया कहीं, बात समझ में आ रहा? तो दूसरा आय का स्रोत क्या हो सकता है? इंटरेस्ट, जमा कर दिया, ब्याज। ये जमा बैंक में भी हो सकता है, एफडी करवा लिया, या फिर मान के चलिए क्या किया, मैंने किसी को कर्ज दे दिया। एक बात बताइए, बात समझ में आ रहा? अब एक बात बताइए, इसके माध्यम से भी तो मुझे कुछ आय मिलेगी। ये आय किस रूप में होगी? कोई समस्या यहाँ तक? इंटरेस्ट भी आय का स्रोत हुआ ना। इसलिए मेरे पास सरप्लस था, मैंने उसको एफडी करवा दिया था, मुझे जो 7% मिला वो भी तो मेरी आय का स्रोत है ना, मेरा पैसा बढ़ रहा है ना। या फिर मान के चलिए क्या किया, मैंने किसी को कर्ज, ये हो गया दूसरा। तीसरा, अब एक बात बताइए, इसके माध्यम से भी तो मुझे कुछ आय मिलेगी। ठीक, चलिए क्या किया है, मैंने अपने पैसे को निवेश कर दिया है, इंटरेस्ट भी आय का स्रोत हुआ ना, इसलिए मेरे निवेश कर दिया है, किसी शेयर्स में निवेश कर दिया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे, या फिर मान के चलिए मैंने किसी बिजनेस में निवेश कर रखा, मतलब शेयर्स भी लेने का मतलब तो यही हुआ ना कि आपने उस बिजनेस में ही तो निवेश किया है। चलिए, आपने उस कंपनी के शेयर लिए हैं, इसका क्या मतलब है कि आपने उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अब एक बात बताइए कि इस जो बिजनेस में मैंने निवेश किया है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा उसके प्रॉफिट का हिस्सा, लाभ। कि जैसे जैसे, या फिर मान के चलिए मैंने किसी बिजनेस में निवेश कर रखा, मतलब शेयर्स भी लेने का मतलब तो यही हुआ ना कि आपने उस बिजनेस में ही तो निवेश किया है, मिलेगा ना, ये भी तो मेरे आय का स्रोत है। जरा सोच के देखिए, मैंने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, उसने साल भर में अगर मान के चलिए 5 करोड़ कमाए, और अगर उसमें मान के चलिए मेरा 10% स्टेक है तो 50 लाख मेरा भी तो बनता है। बात समझ में आ रहा? ठीक, एक बात बताइए, ये भी तो आय का एक स्रोत हुआ ना, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो। ठीक, चाहे आप शेयर्स बेच के कमा रहे हो चाहे जैसे भी कमा रहे हो, तब आप समझ रहे हैं ना मोटा मोटी स्रोत क्या है। मैंने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक, उसने साल भर में। चौथा आय का स्रोत क्या हो सकता है? मान के चलिए क्या है कि मैंने कोई घर बना दिया, मेरे पास अधिशेष था, उससे मैंने कोई रूम खड़ा कर दिया, या कोई मान के चलिए जमीन कोई खाली स्पेस में ही मैंने निवेश कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको किसी को किराए पर दे दिया। जैसे भी कमा रहे हैं, तब आप समझ रहे हैं ना मोटा मोटी
स्रोत क्या है? अब इस किराए पर देने के कारण मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा रेंट। मान के चलिए क्या है कि मैंने कोई घर बना दिया, रेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे जी? मैंने कोई रूम खड़ा कर दिया, या कोई मान के चलिए जमीन कोई खाली स्पेस में ही मैंने निवेश कर दिया, और फिर मैंने किराया, किराया उसको किसी को किराया मिलेगा, मुझे किराया। अब इस किराए पर देने के कारण मुझे क्या मिला ना? मुझे मिलेगा रेंट। यानी कि एक बात बताइए, एक अर्थव्यवस्था में इनकम के ये चार तरीके हो सकते हैं ना? एक अर्थव्यवस्था में कोई भी जो पैसा कमा रहा है उसके पास यही चार में से एक तरीका होगा, या यही चारों तरीके हो सकते हैं उसके पास पैसा कमाने के। बात समझ में आ रहा? या तो आप वेतन प्राप्त कर रहे होंगे, या तो इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे होंगे, या आप प्रॉफिट प्राप्त कर रहे होंगे, या आप रेंट प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक ना? तो यानी कि क्या है, जब हम पूरी अर्थव्यवस्था में इन चीजों को जोड़ देते हैं, यानी कि वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है जीडीपी थ्रू इनकम है। आय के माध्यम से क्या हमें मिल जाता है? जीडीपी। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? पूरी अर्थव्यवस्था में इन चीजों को, ये क्लियर है? यानी कि आय के आधार पर जीडीपी प्लस निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, WIPR। प्लस को निकालने नहीं बोला जाएगा, लेकिन कंपोनेंट पूछा जा सकता है क्या कि इसमें से कौन सा जो है वो इस मेथड में होता है प्रयोग, कौन सा नहीं होता है, ठीक ना? तो यहाँ तक अगर आपको मॉस्पी में भी अगर भेजा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उस टाइम जब आप NSO के हेड बनिएगा उस टाइम आपको सिखाया जाएगा, परेशान हो रहे हैं तो अभी आपको जीडीपी कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन आपको बस ये फैक्टर्स याद होने चाहिए क्या कि आय वाले में ये फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, क्वेश्चन इनसे आएगा, ठीक? कुछ लोग होते हैं जो सर अभी हमको जीडीपी एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, इतना आसान होता प्रोग्राम, तो फिर चाहे वो लोग इतना जो है स्पेशलिस्ट बैठे, जब आप बनिएगा तब आपको सिखाया जाएगा, तो अभी लोड नहीं लेना है, क्लियर है? आपको बस ये जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो जनरल तक ही सीमित रखिए, ठीक ना? लेकिन कोई नहीं, WIPR मैं वैसे ही बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ, कोई भी टॉपिक मैं उठाता हूँ तो मैं ज्यादा बताता हूँ। चलिए तीसरा तरीका देखिए, थर्ड मेथड इज व्हाट? थर्ड मेथड इज उत्पादन विधि, यानी कि प्रोडक्शन मेथड। जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो जनरल तक ही सीमित रखिए, ठीक ना? लेकिन कोई नहीं, WIPR मैं वैसे ही बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ, कोई भी टॉपिक मैं उठाता हूँ तो मैं ज्यादा बताता हूँ। चलिए तीसरा तरीका देखिए, थर्ड मेथड इज व्हाट? थर्ड मेथड इज उत्पादन विधि, उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। जरा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो यही है, उत्पादन विधि, ठीक ना? उत्पादन विधि के माध्यम से जो जीडीपी निकलता है या फिर जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, इसी को कहते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक ना? सकल मूल्य वर्धन। जरा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो यही है, उत्पादन विधि, ठीक ना? उत्पादन विधि के माध्यम से सकल मूल्य वर्धन, जो जीडीपी निकलता है या फिर जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, इसी को कहते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक ना? सकल मूल्य वर्धन। क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में अगर सर बहुत हो गया इसमें तो वो यही है, उत्पादन विधि, ठीक ना? उत्पादन विधि के माध्यम से सकल मूल्य वर्धन, जो जीडीपी निकलता है या फिर जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, इसी को कहते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक ना? सकल मूल्य वर्धन। क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में अगर सर बहुत हो गया इसमें तो वो यही है, उत्पादन विधि, ठीक ना? उत्पादन विधि के माध्यम से सकल मूल्य वर्धन, जो जीडीपी निकलता है या फिर जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, इसी को कहते हैं GVA, ग्रॉस। देखिए ये है, क्या हो गया? इस साल का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, देख रहा? ये क्या है? इस साल का इकोनॉमिक सर्वे। अब जरा देखिए, इसमें भी आपको दिखेगा, जहां भी हम जीडीपी की बात करेंगे ना, देखिए ये है, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे 2000 को बार बार जो है वो एक टर्म देखने को मिलेगा। कौन सा टर्म देखने को मिलेगा? ये देखिए GVA। अब जरा देखिए, इसमें भी आपको दिख रहा है, जहां भी हम जीडीपी की बात करेंगे, आगे देखिए, तो बार बार ये जो है वो टर्म देखने को मिलेगा, GVA। ठीक, आखिर ये GVA है क्या? ये समझना है ना कि GVA है क्या। GVA को समझने के लिए हमें देखना क्या होगा? जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू प्रोडक्शन मेथड। इस वाले में कम है, पिछले साल वाले में जो है वो तो भरा हुआ था।
चार्ट्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये जीबीए है क्या, दिखाता हूँ पिछले बार वाला कि जीबीए है क्या। जीबीए को समझने के लिए हमें देखना क्या होगा, जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू प्रोडक्शन मेथड। इस वाले में कम है, पिछले साल वाले में जो है वो तो भरा हुआ था। चार्ट्स कौन से साल वाला है, पिछले साल वाला चाहिए। प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये जीबीए है क्या, दिखाता हूँ पिछले बार वाला कि जीबीए है क्या। जीबीए को समझने के लिए हमें देखना क्या होगा, जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू प्रोडक्शन मेथड। इस वाले में कम है, पिछले साल वाले में जो है वो तो भरा हुआ था। चार्ट्स कौन से साल वाला है, पिछले साल वाला चाहिए। प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये जीबीए है क्या, दिखाता हूँ पिछले बार वाला कि जीबीए है क्या। जीबीए को समझने के लिए हमें देखना क्या होगा, जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू, ये देखिए देख रहा नॉमिनल जीबीए, यहाँ देखिए गौर कीजिए नॉमिनल जीबीए देख रहा, ये देखिए नॉमिनल जीबीए। चलो देखिए हर जगह आपको जीबीए जीबीए ही दिखेगा। रियल जीबीए, ये देखिए जीबीए एट बेसिक प्राइस, नॉमिनल जीबीए दिख रहा ना, जीबीए नॉमिनल जीबीए दिख रहा, जीडीपी जीबीए दिख रहा, दोनों में लगभग संबंध है, लेकिन क्या है दिख रहा ना आपको कि हर जगह पर क्या यूज किया गया है, टर्म जीबीए जीपीए। अब जरा देखिए अगर इकोनॉमिक सर्वे में बार बार इसका प्रयोग हो रहा है तो पता होना चाहिए ना कि जीबीए है क्या। सकल मूल्यवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी जीबीए दिख रहा, दोनों में लगभग संबंध है, लेकिन क्या है दिख रहा ना आपको कि हर जगह पर क्या यूज किया गया है, टर्म जीबीए जीपीए। अब जरा देखिए अगर इकोनॉमिक सर्वे में बार जरा इस बात को समझिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में साल भर में टोटल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, मूल्यवर्धन। अगर हम इस केवल मूल्यवर्धन वाले पार्ट को जोड़ लेना तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जीबीए। बात समझ में आ रहा, मूल्यवर्धन का मतलब क्या होता है, मूल्यवर्धन का मतलब होता है क्या कि जो पहले था उसमें कितना आपने प्रोडक्शन के माध्यम से वैल्यू ऐड किया। बात समझ में आ रहा ना, ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए क्या है, अभी मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जीबीए। एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक ना, जिस पर कोई प्रोडक्शन कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि हम उसका वैल्यू जीरो माने, ठीक ना, वहां कुछ नहीं लगा हुआ है तो हम क्या मान रहे हैं, हम इसका वैल्यू जीरो मान रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, ठीक ना, समझ में, जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इस पर कुछ नहीं, मान के चलिए क्या है, अभी मेरे पास एक जमीन, हम क्या मान रहे हैं, अभी हम इसके वैल्यू को जीरो मान रहे हैं। एक जमीन का, यहाँ तक क्लियर है, ठीक ना। अब एक बात बताइए, इसी जमीन पर क्या किया मैंने, गेहूं की फसल लगाई और गेहूं उग गया, वहां कुछ नहीं लगा हुआ है तो हम क्या मान रहे हैं, गेहूं उग गया, जीरो मान रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ एजम्पशन मैं मान के चल रहा हूँ कि इस गेहूं की कीमत जो है वो कितनी है, 500 रुपए। हम क्या मान रहे हैं, अभी हम इसके वैल्यू को 500 रुपए का गेहूं मैंने उगा दिया इसी जमीन पर। अब एक बात बताइए, यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हो गया, जीरो से 500, तो यानी कि 500 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ ना, वैल्यू एडिशन। अब एक बात बताइए, इसी गेहूं को लेकर मैं गया कहाँ, चक्की में पिसवाने के लिए, और मैंने क्या किया, इसको आटे में कन्वर्ट कर दिया, आटा। 500 रुपए का गेहूं मैंने उगा दिया इसी जमीन पर। अब एक बात समझ में आ रहा, इस 500 पूरा का पूरा गेहूं पिसवा दिया, 500 का गेहूं पिसवा दिया। अब इस आटे की कीमत मान के चलिए हो गई कितनी, 1500 रुपए, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हुआ, कितना हुआ वैल्यू एडिशन, 1000 रुपया। क्यों, क्योंकि 500 रुपए का तो पहले ही था इसका वैल्यू, 1500 का अब हो गया है, तो मूल्यवर्धन कितना हुआ, मूल्यवर्धन हुआ 1000 रुपए का। अब हुआ ना की कीमत मान, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, इसी आटे को क्या किया मैंने, इसी आटे से मैंने ब्रेड बना दिया, कितना हुआ, ब्रेड बना दिया, और इस ब्रेड की कीमत जो है वो हो गई मान के चलिए 3000 रुपए। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पूरा का पूरा आटा जो 1500 का आटा था सबका मैंने ब्रेड बना दिया, इस ब्रेड की कीमत कितनी हो गई, 3000। समझ में आ रही। अब एक बात बताइए, मूल्यवर्धन कितना हुआ, 1500 रुपए का। एग्जैक्टली, मूल्यवर्धन तो 1500 ही रुपया का हुआ ना, क्यों, क्योंकि इससे पहले तो इतने का था ही ये, तुमने कितना वैल्यू ऐड किया। मूल्यवर्धन का क्या मतलब होता है कि तुम्हारी फैक्ट्री में आने के बाद इसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ, या तुमने इसमें क्या ऐड किया, तो ऐड कितना हुआ, 1500 रुपया। क्लियर। एक बात बताइए, अब जरा सुनिए आगे कहानी, इसी ब्रेड को मैंने क्या किया, केक में कन्वर्ट कर दिया, इसी ब्रेड से मैंने केक बना दिया, क्योंकि इससे पहले तो इतना, इस केक का मूल्य जो है वो क्या है, मान के चलिए कितना हो गया है, तुम्हारी फैक्ट्री में आने के बाद 8000 रुपया वैल्यू एडिशन हुआ, या तुमने इसमें क्या है, 5000 का केक हो गया। एक बात बताइए, वैल्यू एडिशन कितना का हुआ। अब जरा सुनिए आगे कहानी,
इसी ब्रेड को मैंने क्या किया, क्लियर है, कन्वर्ट कर दिया। इसी ब्रेड तो जब हम बना दिया जीबीए निकालते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जब हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, हम केवल ग्रॉस वैल्यू एडेड वाले पार्ट को जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो 500 प्लस 1000 कितना हो गया, 1500 प्लस 1500 3000 और प्लस 2000 यानी कि 5000, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हो गया, 5000। समझ में आया कैसे जीबीए निकालते हैं? जीबीए इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 पार्ट को जोड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो सकल मूल्य, नाम में ही है, देख नहीं, सकल मूल्यवर्धन। तो जितना जितना मूल्यवर्धन हुआ है उस सब का सकल कर दो। सकल का मतलब क्या है, जोड़ दो। तो मूल्यवर्धन को जोड़ दिया, देखिए आ गया 5000 रुपए, कितना हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया जीबीए। समझ में आया? इसको निकालने का एक दूसरा भी तरीका हो सकता है। जरा सोच के मुझे ये बताइए, एक बात बताइए, फाइनल प्रोडक्ट में सारे इंटरमीडिएरी एडेड है कि नहीं? जो केक था उसमें एक बात बताइए, उसका सकल कर दो। गेहूं का भी प्राइस ऐड है, उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, ये हो गया डे। आटा का भी प्राइस ऐड है, उसमें जो है वो ब्रेड का भी प्राइस ऐड है कि नहीं? तो यानी कि जीबीए को निकालने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। कीजिए कि जितना भी प्रोडक्ट है आप सबके प्राइस को जोड़ दीजिए और उसमें से इंटरमीडिएरी के प्राइस को हटा दीजिए। गेहूं का भी प्राइस है ना, यानी कि समेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। अब ऑल प्रोडक्ट में क्या है, पहले ये 0 मान के चलिए, फिर 500 प्लस 1500 कितना हो गया, 3000 2000 प्लस 3000 कितना हो गया, 5000 प्लस 5000 कितना हो गया, यानी कि 10,000। 10,000 हो गया ना सारा का प्राइस। अब इसमें से मेरे को इंटरमीडिएरी का हटाना है, तो इंटरमीडिएरी क्या है, फाइनल प्रोडक्ट तो केक है ना, उससे पहले वाले जितने हैं वो सारे इंटरमीडिएरी हो गए। बात समझ में आ रहा ना, जिन्होंने उस फाइनल प्रोडक्ट के निर्माण में योगदान किया, जैसे कि कार, तो कार में चक्का जो है वो इंटरमीडिएरी हुआ ना। बात समझ में आ रहा था? ऐसे ही केक में ब्रेड जो हो गया वो तो इंटरमीडिएरी हुआ। देख, तो अब इंटरमीडिएरी के प्राइस को इसमें से घटा देना है। तो इंटरमीडिएरी क्या क्या है, एक तो गेहूं हो गया, एक आटा हो गया, एक ब्रेड हो गया। तीनों को जोड़िए कितना हो गया, 5000 माइनस 5000। जैसे कि कार, तो कार में चक्का जो है वो इंटरमीडिएरी, तो 5000 आया। अब जरा देखिए, यहाँ भी 5000, यहाँ भी 5000। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप क्या कीजिए कि मूल्यवर्धन वाले हिस्से को जोड़ दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि सारे प्रोडक्ट का कीमत जोड़ दीजिए और उसमें से क्या कीजिए, इंटरमीडिएरी के सारे कीमत हटा दीजिए। दोनों तरफ से आपको क्या मिल जाएगा, मूल्यवर्धन, सकल मूल्यवर्धन। सकल मूल्यवर्धन जीबीए के दो तरीके हो, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो दिस इज व्हाट इज नोन एज उत्पादन या प्रोडक्शन मेथड। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन विधि के माध्यम से किस तरह से गणना की जाती है। जरा सोच के देखिए, इसी में अगर मान के चलिए, मतलब थोड़ा सा पेंच इसमें भी हो सकता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर मान के चलिए ये मैंने जीबीए निकाला, यहाँ तक क्लियर हुआ? लेकिन एक बात बताइए, एक का जो हम 3000 प्राइस जोड़ रहे थे या 5000 प्राइस जोड़ रहे थे, हो सकता है इसमें महंगाई भी तो है के माध्यम से। अगर हम ये मान के चलिए क्या कि इसी जीबीए में हम इन सब प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर दें, कीमतों को फिक्स कर दें, पढ़ा चुका हूँ। अगर मान के चलिए ये मैंने जीबीए निकाला, लेकिन एक बात बताइए, एक का जो हम 3000 प्राइस जोड़ रहे थे या 5000 प्राइस, कीमतों को फिक्स कर दें किसी एक साल के हिसाब से। अगर हम इन सब की कीमतों को फिक्स कर देते हैं, अब एक बात बताइए, इन सब प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर दें कीमतों को, इससे क्या हमें पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा रियल जीबीए निकाला या जीबीए एट कांस्टेंट प्राइस। पता चल गया? अरे वही वाली बात है जो कल हम लोगों ने जीडीपी वाले में पढ़ा था ना, रियल जीबीए या जीबीए एट करंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस। कीमतों को, इससे क्या हमें पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा रियल जीबीए। क्यों? क्योंकि अब ये जीबीए तभी बढ़ेगा जब वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा? महंगाई में बढ़ोतरी के कारण अब इसमें बढ़ोतरी नहीं पड़ा था ना, क्लियर हो रहा है ना? मान के चलिए पिछली बार 500 उगाया था, 500 रुपए का जो है वो गेहूं उगाया था, अब ये तभी बढ़ेगा जब तुम 700 रुपए का गेहूं उगाओगे। पहले तुमने 500 रुपए का जो है वो क्या किया था, उसमें आटा मतलब में कन्वर्ट किया था, अब तभी बढ़ेगा जब 2000 रुपया का करोगे। बात समझ में आ रहा ना? तो यानी कि इसको भी क्या किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर साल के हिसाब से प्राइस को फिक्स किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रियल जीबीए। जब तुम नाउ क्लियर रुपए का गेहूं होगा, अब क्लियर है ना? अब जरा देखते हैं एक बार, किया था उसमें आटा मतलब में कन्वर्ट किया था, अब तब ये बढ़ेगा। हरिओम जी जरा
बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि हरिओम जी, इसको भी क्या किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर साल के हिसाब से प्राइस को फिक्स किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, हमें, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, जीबीए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपको दोनों टर्म दिखाता हूँ, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए जीबीए एट ए बेसिक प्राइस। अब इसका मतलब क्या है, जीबीए एट बेसिक प्राइस, वही कांस्टेंट प्राइस, यानी कि कहीं फिक्स कर रखा है, दिख रहा ना? हाँ, कहीं कहीं आपको नॉर्मल जीबीए मिल जाएगा, बस जीबीए, नॉमिनल जीबीए या कुछ भी लिखा हुआ, इसमें भी जीबीए एट बेसिक प्राइस दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपको दोनों टर्म दिखाता हूँ, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए जीबीए एट ए बेसिक प्राइस। अब इसका मतलब क्या है, जीबीए एट बेसिक प्राइस, वही कांस्टेंट प्राइस, यानी कि कहीं फिक्स कर रखा है। उसमें भी देखिए रियल जीबीए दे रखा है। कहीं कहीं आपको, नहीं, आपको समझ में आ गया ना जीबीए कैसे, किसको जीबीए या कुछ भी लिखा हुआ, और दोनों प्रकार से इसको कैसे डिनोट किया जा सकता है, ठीक ना? यहाँ तक क्लियर है? जीबीए जीडीपी, ये देखिए जीबीए एट ए बेसिक प्राइस। अब इसका मतलब क्या है, ये क्लियर है, जीबीए एंड जीडीपी। यहाँ तक क्लियर? इसमें भी देखिए रियल जीबीए। तो हमने क्या देखा, हमने तीन तरीके देख लिए जीडीपी कैलकुलेशन के। कौन कौन से थे ये तीन तरीके? देखिए सबसे पहला देखा हमने खर्च संबंधी विधि, दूसरा हमने देखा आय संबंधी विधि, और तीसरा देखा हमने उत्पादन संबंधी विधि, ठीक ना? खर्च संबंधी विधि में हमने क्या क्या जोड़ा, उपभोक्ता का सारा खर्च, निवेश से संबंधित सारा खर्च निवेश के रूप में, सरकारी खर्च जितना भी, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए खर्च के आधार पर जीडीपी की गणना। दूसरा देखा हमने इनकम मेथड, इनकम के ये स्रोत हो सकते हैं, इट कैन बी इधर इन फॉर्म ऑफ वेज, और इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और इन फॉर्म ऑफ रेंट। सारा खर्च निवेश के रूप में तरीके हो सकते हैं, इसी के माध्यम से जो है वो आय का सृजन होता है, ठीक ना? इन सबको अगर हम इन सारे को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इनकम के आधार पर जीडीपी। दूसरा देखा हमने इनकम, और तीसरा हमने देखा प्रोडक्शन मेथड, यानी कि उत्पादन विधि के माध्यम से कैसे जीडीपी निकाला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड पार्ट को या वैल्यू एडिशन वाले पार्ट को जोड़ते चले जाते हैं, या फिर सारे प्रोडक्ट की कीमतों को जोड़ देते हैं और उसमें से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की कीमतों को घटा देते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, दोनों तरीके से हमें क्या मिल जाता है, दोनों तरीके से हमें मिल जाता है जीडीपी। हमने देखा प्रोडक्शन मेथड, जीडीपी एडेड विधि के माध्यम से कैसे जीडीपी निकाला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड पार्ट को या वैल्यू एडिशन वाले पार्ट को जोड़ते चले जाते हैं, प्रोडक्शन मेथड, या फिर जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में जीबीए कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों तरीके से हमें क्या मिल जाता है, चलिए दोनों तरीके से। तो ये तो हमने देख लिया जीडीपी, जीडीपी का खेल। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, इसी से संबंधित जो इसका जस्ट विपरीत है। एक बात बताइए, मान के चलिए मेरे पॉकेट में पिछले साल, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, पिछले साल मेरे पॉकेट में, मेरे को पूरा भारत मान लीजिए, देखिए तो हमने चलिए भारत की जीडीपी या मेरे पॉकेट में जीडीपी, चलिए पिछले साल जो है वो 100 रुपए थे। आते हैं हम दूसरे, ये 100 रुपए कब थे, 2022। इस साल मान के चलिए मेरे पॉकेट में 110 रुपए हो गए। क्या बोलिएगा, बोलिएगा क्या कि देश की जीडीपी जो है वो 10% से बढ़ी है पिछले साल, यही बोलिएगा ना? मेरे को पूरा भारत मान लीजिए, तो जीडीपी ग्रोथ रेट को कैसे कंसीडर किया जाता है समझ में आ रहा है? पिछले वर्ष की तुलना में 100 रुपए कैलकुलेट किया जाता है। अब रियल जीडीपी को रियल जीडीपी से कंपेयर किया जाएगा, नॉमिनल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी से कंपेयर किया जाएगा। 110 रुपए, यानी कि पिछले साल बाजारी मूल्य पर जीडीपी कितनी थी, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, या फिर कांस्टेंट प्राइस पर, आधार बेस पर, जो जिसमें प्राइस फिक्स कर दिया था, अगर उसके बेसिस पर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें, समझ में आ रहा है? कौन सा वाला मिलेगा हमें, रियल जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे कंसीडर किया, जीडीपी को रियल जीडीपी से कंपेयर किया जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 110 था, लेकिन इसके अगले साल 2024 में खुदा न खास्ते ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 110 से गिर के 98 पहुंच जाए, तो फिर क्या 110 से गिर के 105 पहुंच जाए। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, अब एक बात बताइए, मेरे पॉकेट में पैसे कम हो रहे हैं ना, यानी कि अब जो है वो क्या है, जीडीपी नेगेटिव हो रहा है या जीडीपी घट रहा है, ऐसा हो, बात समझ में आ रहा है? लेकिन दिस इज व्हाट इज नोन एज रिसेशन, इसी को क्या कहते हैं, मंदी। 110 से गिर के 105 पहुंच जाए, जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ। अब एक बात बताइए, मेरे पॉकेट में पैसे कम हो रहे हैं, समझ में आया? यानी कि इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मंदी। जब वास्तव में क्या है, आपकी पॉकेट में पैसे कम होने लग जाए, यानी कि जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था में क्या होने लग जाए, जब पैसे कम होने लग जाए, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हम उस कंडीशन को कहेंगे मंदी। ये बात समझ में आ रहा है? तकनीकी रूप से मंदी को कैसे परिभाषित किया जाता है, टेक्निकल रिसेशन इसी को कहते हैं। तकनीकी रूप से वास्तव में क्या है, आपकी पॉकेट में पैसे कम होने लग जाए, यानी कि जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था में क्या होने लग जाए, जब पैसे कम होने लग जाए, तकनीकी रूप से मंदी को कैसे परिभाषित किया जाता है, जरा उस बात को समझिए। ये बात समझ में आ रहा है?
इतना आपको पता होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर को जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है, इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये तो पता होगा कैसे परिभाषित किया जाता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। एक साल में कितने महीने हो गए? 12 महीने हुए ना, उस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो सकते हैं। ठीक ना? पहला क्वार्टर कब से होगा? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक पहला क्वार्टर। ठीक ना? दूसरा क्वार्टर कब होगा? 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। तीसरा क्वार्टर होगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक और चौथा क्वार्टर होगा 1 जनवरी से 31 महीने हुए ना। साल को ऐसे ही 4 क्वार्टर में बांटा जा सकता है, जैसे आप खंभा को 4 क्वार्टर में बांट सकते हैं। 1 अप्रैल से ना 30 जून तक तो पहला 4 क्वार्टर में बांट सकते हैं। क्वार्टर कब होगा? यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था, यदि किसी देश की जीडीपी से लेकर 31 दिसंबर तक और चौथा क्वार्टर होगा, यदि किसी देश की जीडीपी लगातार, देश की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ रेट शो करे, तो हम क्या बोल देंगे उसको कि द इकोनॉमी हैज नाउ ऑफिशियली एंटर्ड इनटू टेक्निकल रिसेशन। देश की जीडीपी, बात समझ में आ रहा? यानी कि हम कब बोलेंगे क्या कि कोई देश जो है वो मंदी में चला गया? जब लगातार 2 क्वार्टर तक उस देश की जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ रेट शो करेगी, तो हम बोल देंगे क्या है कि वो मंदी में चली। तो हम क्या, यहाँ तक बात समझ में आया? समझ में आ रहा ना क्यों कब बोला जाता है? पहले हंगामा आप लोग न्यूज़पेपर में सुनिएगा कि बात चल रही है क्या कि अमेरिका रिसेशन में जा सकता है, लेकिन जर्मनी रिसेशन में चला गया। इसे सपना आया था रिसेशन में चला गया, क्या वो जा सकता है? इसी डेटा का इंतजार किया कि अगर दोनों लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में जो है ना, जैसे मान के चलिए एक क्वार्टर में तो मैंने नेगेटिव शो कर दिया है, मैं अमेरिका हूं और मैंने एक क्वार्टर में जो है वो नेगेटिव शो कर दिया, तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अगर अगले क्वार्टर में भी नेगेटिव शो कर दिया तो क्या हो जाएगा कि फॉर्मली ये मतलब मंदी के दौर में चपेट में चला गया। लेकिन अगर किसी ने लगातार 2 क्वार्टर में डाल दिया है, शो कर दिया है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट है वहां, तो फिर क्या हो जाएगा? हम मान लेंगे कि ये इंटर कर चुका है। यहां तक बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव शो करना आवश्यक है कि फॉर्मली लगातार मंदी के दौर में चपेट में चला गया 2 क्वार्टर तक। लेकिन अगर किसी ने लगातार 2 क्वार्टर में डाल दिया है, शो कर दिया है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट है वहां, तो फिर यदि नकारात्मक वृद्धि दर दर्शाए, बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव शो करना आवश्यक है कि फॉर्मली लगातार मंदी के दौर में चपेट में चला गया 2 क्वार्टर तक। ठीक ना? तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि वो इसमें है। यदि नकारात्मक वृद्धि दर, इंडिया भी जो है वो रिसेशन में गया था। ये क्लियर हुआ? इंडिया भी रिसेशन में गया था। आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए इस डेटा को देखिए बहुत गौर से। तो हम उसको क्या देख रहे हैं? एक साल को जो है वो इसने 4 क्वार्टर में बांट रखा है ना, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ऐसे ही 2020-21 को भी इसने क्वार्टर में बांट रखा है ना। देखिए क्या हुआ था? हुआ था कि यहाँ देखिए फर्स्ट क्वार्टर में बहुत तेज डिक्लाइन दिखा था, लेकिन दूसरे क्वार्टर में भी क्या है, ये नेगेटिव ही था। लेकिन फिर क्या है, तीसरे क्वार्टर में फिर से हमने क्या किया था? पॉजिटिव शो कर दिया था। लेकिन हाँ, 2 क्वार्टर तक लगातार हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाया और भारत ऑफिशियली क्या है, रिसेशन में गया था कोविड-19 के दौरान। बात समझ में आ रहा? फर्स्ट क्वार्टर में क्लियर कोई डेटा मिले जिसमें जो है ना वो हर क्वार्टर का दे रखा हो ना जीडीपी ग्रोथ रेट, तो मैं आपको दिखा पाता। लेकिन हाँ, 2 क्वार्टर तक लगातार क्वार्टर वाला नहीं दे रखा होगा और भारत ऑफिशियली क्या है, रिसेशन में गया था कोविड-19 के दौरान। बात समझ में आ रहा? फर्स्ट क्वार्टर में क्लियर कोई डेटा मिले जिसमें जो है ना वो हर क्वार्टर का दे रखा हो ना जीडीपी ग्रोथ, खोजने की कोशिश कर रहा हूँ अगर किसी में। लेकिन हाँ, 2 क्वार्टर तक लगातार क्वार्टर वाला नहीं दे रखा होगा और भारत ऑफिशियली क्या है, रिसेशन में गया था कोविड-19 के दौरान। बात समझ में आ रहा? फर्स्ट क्वार्टर में क्लियर कोई डेटा मिले जिसमें कोई नहीं, सीधे सर्च करें गूगल पर, सीधे में मिल जाना चाहिए अगर किसी में। लेकिन हाँ, 2 क्वार्टर तक लगातार क्वार्टर वाला नहीं दे रखा होगा और भारत ऑफिशियली क्या है, रिसेशन में गया था कोविड-19 के दौरान। बात समझ में आ रहा? क्लियर कोई डेटा मिले जिसमें कोई नहीं, सीधे सर्च करें गूगल पर, सीधे में मिल जाना चाहिए अगर किसी में। देखिए
27 नवंबर 2020 का डेटा है। क्या बोल रहा है? इंडिया हैज प्लंज्ड इनटू रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली ए क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, यानी कि लगभग 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है क्या कि इंडिया जो है वो मंदी में चला गया है। 27 नवंबर मतलब जीडीपी का डेटा, सितंबर वाला का डेटा जो है वो थोड़ा सा देर बाद आता है ना, कुछ दिनों बाद आता है ना। इंडिया हैज प्लंज्ड इन, दिस इज नॉट इंडियाज, इंडिया एंटर्स इनटू रिसेशन, दिख रहा ना, एक क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, यानी कि किसी को भी आप डाल के देखिए मिल जाएगा। अल जजीरा का है खोल दिया मैंने कि इंडिया मंदी में चला गया। 27 नवंबर मतलब जीडीपी का डेटा, रीजन कोविड ही था और किस लिए था? कोविड के ही कारण था, वो तो बट ऑब्वियस है, कुछ दिनों बाद आता है, कारण तो अभी कोविड ही था। दिस इज नॉट अल जजीरा एंटर्स इनटू रिसेशन, दिख रहा ना, देखिए यानी कि किसी को भी आप डाल के देखिए मिल जाएगा। 27 नवंबर का डेटा दिख रहा ना आपको, दिया मैंने कि इंडिया मंदी में चला गया। देखिए क्या कह रहा है, रीजन कोविड ही था। इंडिया जीडीपी हैज कॉन्ट्रैक्टेड 7.5% ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर क्वार्टर, यानी कि दूसरे क्वार्टर में 7 पॉइंट कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है कि नेगेटिव 7 पॉइंट। 27 नवंबर का डेटा दिख रहा ना आपको, माइनस था, बात समझ में आ रहा? जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड इन सेकंड क्वार्टर, अब लगातार 2 क्वार्टर हो गया, पहले क्वार्टर में वैसे ही बहुत ज्यादा था, दूसरे क्वार्टर में ये देखिए ये दिखा रहा है, देखिए दोनों क्वार्टर का। पहले क्वार्टर में हमारा जीडीपी कितना गिरा था? पहले क्वार्टर में हमारी जीडीपी गिरी थी, माइनस था, बात समझ में आ रहा? जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड इन सेकंड क्वार्टर, पहले क्वार्टर में हमारी जीडीपी गिरी थी -23.9 और दूसरे क्वार्टर में हमारी जीडीपी गिरी -7.5। एक बात बताइए, लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव, पहले क्वार्टर में इसका क्या मतलब है? भारत रिसेशन में चला गया। अब समझ में आ रहा कैसे बताया जाता है? ठीक ना, ये दिख रहा है ना, ये पहला वाला जो रेड वाला लाइन है ये क्या दिखा रहा है? क्वार्टर 1 को दिखा रहा है, और ये व्हाइट वाला लाइन है ये किसको दिखा रहा है? क्वार्टर 2 को दिखा रहा है। एक बात बताइए, लगातार 2 क्वार्टर में, वही मैंने बताया ना, दिख रहा ना आपको न्यूज में भी भारत रिसेशन। देखिए क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा कैसे बताया जाता है? तो वहाँ एग्जैक्ट डेटा आज तक किसी को पता चलता है कि क्या वास्तव में हो रहा है? यहाँ देखिए, सुनिए, रिसेशन हिट्स इंडिया है ना, क्या लिख रहा है? देखिए, आफ्टर ए -23.9, यानी कि नेगेटिव पहले क्वार्टर में, कॉन्ट्रैक्शन इन अप्रैल जून क्वार्टर। क्या बोला अभी जस्ट बताया मैंने, पहला क्वार्टर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक वाला। इंडिया हैज विटनेस्ड अनदर फॉल ऑफ 7.5%। फॉल का मतलब क्या है? नेगेटिव इन जुलाई सितंबर क्वार्टर, व्हिच इज क्वार्टर 2 with 2 successive quarters of contraction in GDP, India is now officially in recession। चूंकि अब लगातार 2 क्वार्टर में भारत जो है वो नेगेटिव शो कर चुका है, तो इसीलिए भारत जो है अब औपचारिक रूप से मंदी की चपेट में। फॉल का मतलब क्या है? नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गया? इंडिया भी गया क्वार्टर, व्हिच इज क्वार्टर 2। थैंक गॉड कि हमने जस्ट थर्ड क्वार्टर में ही हमने 0.4% के आसपास जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखा दिया, और जैसे ही हमने पॉजिटिव दिखा दिया इसी क्या हो गए हम रिसेशन से बाहर आ गए, मंदी की चपेट। बात समझ में आया? तो यहाँ तक क्लियर है ना? रिसेशन, इंडिया टेक्निकल रिसेशन क्लियर है? ठीक। अब देखिए वर्ल्ड में अभी जो न्यूज़ेस चल रही हैं उनके बारे में देखिए। थर्ड क्वार्टर में हमने 0.4% के आसपास वो पॉजिटिव, क्या कुछ भी नहीं दिखा सकता, और जैसे ही हमने पॉजिटिव दिखा दिया इसी क्या हो गए हम रिसेशन से बाहर आ गए। आपको क्या लग रहा है इस दुनिया में सब कुछ इतना ही फेयर होता है? टेक्निकल रिसेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में कहा जाता है बिग फिशेस ईट्स स्मॉल वन, बड़ी मछलियां जो है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो क्या लग रहा है सब बस आदर्श है, न्याय, संकल्पना एंड ऑल दैट। जिसके पास पावर है वो जो चाहे करना चाहे कर सकता है, कौन उसको रोक लेगा? इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। अभी देखे नहीं थे, अभी हाल फिलहाल में ही तो आया था ना, ओबामा का स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका जो है वो धार्मिक के आधार पर, भारत जो है वो धर्म के आधार पर टूट जाएगा, याद है? अभी आया था ना ओबामा, जितना बड़ा बन रहा है ना, बड़ा ज्ञान दे रहा है। जिसके पास पावर है वो जो चाहे। अभी हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था कि अपने टाइम में देखो ना, तुम्हारे टाइम के कितने बॉम्ब बरसाए गए हैं और कितने देशों को तुमने तबाह किया। स्टेटमेंट आया था, ऐसा हमेशा होता है, जो बड़े होते हैं वो छोटों को दबा देते हैं, आधार पर टूट जाएगा। खैर कोई नहीं, अभी आया था ना। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अभी देखिए अभी चल रहा है ना, ठीक। हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था, जैसे देखिए जर्मनी इनटू रिसेशन, कितने बॉम्ब बरसाए गए हैं और कितने देशों को तुमने तबाह किया। स्टेटमेंट आया था, ऐसा हमेशा होता है, जो बड़े होते हैं वो छोटों को दबा देते हैं, आधार पर टूट जाएगा। खैर कोई नहीं, अभी आया था ना। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अभी देखिए अभी चल रहा है ना, ठीक। देखिए
ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था। क्या दिख रहा? जर्मनी क्योंकि विश्व की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमेशा होता है, वो धार्मिक के आधार जो बड़े होते हैं वो छोटों को दबा देते हैं, आधार पर टूट जाएगा। खैर कोई नहीं, दिख रहा अभी आया था ना। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रहा? ध्यान दे रहा है। अभी देखिए अभी चल रहा है ना, ठीक देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था। क्या दिख रहा? जर्मनी क्योंकि विश्व की चौथी लार्जेस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, द इकोनॉमी हैज कॉन्ट्रैक्टेड 0.3% बिटवीन जनवरी एंड मार्च, ठीक, that followed a 0.5 contraction in the last 3 months of the last year। यानी कि पहले -0.5 गिरा, फिर उसके अगले क्वार्टर में -0.3 गिर गया। ये देखिए एक बात बताइए, लगातार 2 क्वार्टर में गिर गया नेगेटिव, तो क्या हो गया? जर्मनी ऑफिशियली किसमें है? हाँ ठीक, that followed रिसेशन में है, वही तो बता रहा था आपको। in the last 3 months of Germany is officially under recession। अब समझ में आ गया ना रिसेशन किसको कहते हैं? फिर उसके अगले क्वार्टर में अब क्लियर रहेगा ना? अब तो परेशान नहीं होइएगा क्या है रिसेशन, क्यों है रिसेशन। अमेरिका के बारे में क्या होता है, बार बार जाता है रिसेशन में, तुरंत अगले क्वार्टर में बाहर आ जाता है, ठीक ना। दिखाता हूँ यूएस इनटू रिसेशन। जर्मनी, ये सारी चीजें ऐसी है ना तो आपको डेली न्यूज में देखने को मिलेंगी, पता ही नहीं है किसको कहते हैं, नहीं समझ पाइएगा। अब तो परेशान नहीं होइएगा क्या है रिसेशन, क्यों है रिसेशन। अमेरिका के बारे में क्या होता है, बार बार जाता है रिसेशन में, तुरंत अगले क्वार्टर में बाहर आ जाता है, देख रहा कंट्री में फेस, अभी तक वो नहीं बोल रहे हैं ताकि ये सारी चीजें तो इंडिया वाला दिखा रहा है, इंडिया वाला नहीं अमेरिका वाला दिखाओ, पता ही नहीं है किसको कहते हैं। और में गांधी जी आ गए, इसलिए मैंने भी अब तो परेशान नहीं होइएगा क्या है रिसेशन, क्यों है रिसेशन। मतलब कोई एग्जैक्ट अभी लाइन नहीं मिल रहा है, आर वी गोइंग इनटू रिसेशन, मतलब क्या है कि अगर कंटिन्यूअसली अगर 2 क्वार्टर तक अगर वो भी नेगेटिव ग्रोथ रेट शो करेगा तो देन वी विल से दैट यूएस इकोनॉमी हैज फॉर्मली एंटर्ड इनटू व्हाट रिसेशन। यहां तक क्लियर है? ये बातें समझ में आई ना? अब रिसेशन समझ में आ गया, रिसेशन किसको कहते हैं, ठीक। चलिए तो जब रिसेशन समझ में आ गया है तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज जीएनपी। नेगेटिव ग्रोथ रेट शो करेगा तो देन वी विल से दैट जीएनपी को क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा हाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया जो है वो फॉर्मली रिसेशन के अंतर्गत गया था कि नहीं। चलिए अब आपको पता है कि हम 2020 वाला जो ईयर था उसमें लगातार हमने 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ रेट शो किया था एंड वी फॉर्मली एंटर्ड इनटू रिसेशन। हालांकि जस्ट अगले क्वार्टर में ही हम बाहर आ गए थे, लेकिन हाँ हम इंटर किए थे, ठीक ना। तो स्टेटमेंट के रूप में वो दे सकता है कि क्या इंडिया जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था कि नहीं। चलिए अब आपको पता है कि हम 2020 वाला जो ईयर था उसमें लगातार हमने 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ रेट शो किया था एंड वी, तो हिंदी में क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगले क्वार्टर में ही हम बाहर आ गए थे, लेकिन हाँ हम इंटर किए थे, ठीक ना। तो स्टेटमेंट के रूप में वो दे सकता है कि क्या इंडिया जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था कि नहीं। अब आपको पता है व्हाट इज दिस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जरा बात को समझिएगा, जब मैं जीडीपी पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने एक लाइन पर बड़ा फोकस किया, मैंने क्या बोला था, फोकस करके बोला था कि इसमें ये मैटर नहीं करता है क्या कि प्रोडक्शन कर कौन रहा है, मैटर क्या करता है कि प्रोडक्शन हो कहां रहा है। याद आया? मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल के साथ कि अगर स्टीव स्मिथ आके इंडिया में क्रिकेट खेल रहा है और उससे जो वो यहाँ पर पैसा जनरेट हो रहा है दैट विल बी एडेड इनटू इंडियाज जीडीपी। मैंने आपको बताया था ना कि ऑल्दो एप्पल इज एन कि इसमें यूएस कंपनी, वो जो है वो अमेरिकी कंपनी है, लेकिन अगर वो भारत में प्रोडक्शन कर रही है, भारत में आईफोन बना रही है, तो वो कौन से देश की जीडीपी में जुड़ेगा, तो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। तो यानी कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां क्या फैक्टर मैटर कर रहा था कि उत्पादन हो कहां रहा। मैंने आपको दैट ओनली मैटर्स, याद है हमने बात किया था ना कि एक देश की सीमा के अंतर्गत, एक देश की सीमा के अंतर्गत जितना भी टोटल उत्पादन होगा वस्तु सेवाओं का, उन सबके फाइनल मूल्य को हम क्या कहते थे, जीडीपी कहते थे। यही कहते थे ना जीडीपी, लेकिन यहाँ उल्टा, क्या फैक्टर मैटर कर रहा था, जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं ना तो इसमें ये मैटर करता है, याद है हमने बात किया था ना कि ये महत्वपूर्ण है कि उत्पादन कर कौन रहा है, टोटल उत्पादन होगा वस्तु सेवाओं का, उन सबके फाइनल मूल्य को हम क्या कहते थे, जीडीपी कहते थे। यही कहते थे ना, ये महत्वपूर्ण है कि उत्पादन कर कौन रहा। जीएनपी कैलकुलेट करते हैं ना तो इसमें ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि उत्पादन हो कहां रहा, ये महत्वपूर्ण है। बात समझ में आया? उत्पादन कर कौन रहा, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। मैटर ये कर रहा है कि उत्पादन कर कौन रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कि उत्पादन हो कहां रहा है, कि उत्पादन। क्लियर? अब जरा बात को समझिए, एग्जांपल के साथ इस बात को समझिए।
मैंने आपको एग्जांपल के साथ क्या बताया था कि मान के चलिए टाटा होगा, टाटा मोटर्स भारतीय कंपनी है, रतन टाटा, टाटा पूरा ग्रुप जो है। अब एक बात बताइए, यही टाटा मोटर्स जो है वो जर्मनी में अपना प्लांट लगाए हुए है और वहां पर जैगवार लैंड रोवर गाड़ियों का जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कहां हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। ये क्लियर था? प्रोडक्शन कहां हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है, तो इंडिया की जीडीपी में ऐड नहीं होगा। एक बात बताइए, यही टाटा मोटर्स, लेकिन एक बात बताइए, ये इंडिया की जीएनपी में ऐड होगा, गाड़ियों का जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर है? लेकिन एक बात बताइए, इंडिया की जीएनपी में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जीएनपी के कैलकुलेशन में ये मैटर नहीं करता है कि उत्पादन हो कहां रहा है, वहां मैटर क्या करता है कि किस देश का नागरिक वो प्रोडक्शन कर रहा है। बात समझ में आया? अब जरा सुनिए फिर से बात को। अगर जैकलिन फर्नांडिस, जानते हैं ना, एक एक्ट्रेस, जैकलिन फर्नांडिस एक्ट्रेस, वो कहाँ की है? वो है श्रीलंका। अब एक बात बताइए, जब वो भारत में आके किसी मूवी में काम कर रही है, तो वो उस मूवी से जो जनरेट हो रहा है या उनका जो इनकम जनरेट हो रहा है, दैट विल बी एडेड इनटू इंडियाज जीडीपी। वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, लेकिन वो भारत के जीएनपी में नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी नागरिकता तो कहाँ की है? श्रीलंका की है ना, तो वो श्रीलंका की जीएनपी में जुड़ेगा। जब वो ये बात क्लियर हो रही है? यानी कि जीएनपी की जब हम गणना कर रहे होते हैं ना, तो क्षेत्र मैटर नहीं करता है, किस देश का नागरिक उत्पादन कर रहा है वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। यानी कि स्टीव स्मिथ जो आके इंडिया में आईपीएल खेल के जाएगा ना, या बेन स्टोक्स जो है वो इंडिया में आके जो है वो आईपीएल खेल के जाएगा ना, तो जो भी इससे इनकम जनरेट होगा ये इंडिया की जीडीपी में तो जुड़ेगा, लेकिन ये इंडिया के जीएनपी में नहीं जुड़ेगा। ये वो जिस देश का नागरिक है उस देश की जीएनपी में है वो भारत की जीडीपी में। क्लियर हो रहा है जीएनपी? स्टीव स्मिथ जो भैया जी आईपीएल खेल के जाएगा, जीएनपी क्लियर है? लेकिन जीएनपी की गणना ऐसे नहीं होती है। डेफिनेशन तो ये हो गया कि ये महत्वपूर्ण है कि उत्पादन कर कौन रहा है, न कि उत्पादन हो कहां रहा है। इंडिया के जीएनपी में नहीं जुड़ेगा, ये वो जिस देश का नागरिक है उस देश की जीएनपी में। क्लियर हो रहा है जीएनपी? स्टीव स्मिथ जो भैया जी आईपीएल खेल के जाएगा, जीएनपी क्लियर है? लेकिन जीएनपी क्या तो बात समझ में आई? ये पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि उत्पादन कर, लेकिन इसकी गणना ऐसे नहीं होती है। ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन वास्तविकता में इसकी गणना कैसे होती है? इसकी वास्तविक गणना के लिए क्या किया जाता है? एक देश से देख लिया जाता है एक देश की जीडीपी, यानी कि भारत की नॉमिनल जीडीपी। क्या तो बात समझ में आई? ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक? इसमें से नेट आउटफ्लो को घटा दिया जाता है, ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन वास्तविकता में इसकी गणना कैसे होती है? इसकी वास्तविक नेट इनफ्लो को जोड़ दिया जाता है। एक देश से देख लिया जाता है एक देश की जीडीपी, यानी कि भारत की नॉमिनल जीडीपी। बात समझ में आ रहा है? इसमें से ठीक ना, बाजारी निवल बहिर्वाह को घटा दिया जाता है और निवल अंतर्वाह को जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो हमें क्या मिल जाता है? एक देश की जीएनपी मिल जाती है। निवल आउटफ्लो का क्या मतलब है? एक बार जरा सोच के देखिए। ऑल दो जैकलिन फर्नांडिस ने भारत में काम किया और यहाँ पर उन्होंने पैसा जनरेट किया, लेकिन वो अपने देश भेजेगी ना, अरे अपने लोगों के लिए भेजेगी ना, उनका परिवार तो वहां है। स्टीव स्मिथ ने मान के चलिए भारत में कमाया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया भेजेगा ना पैसा, ऑस्ट्रेलिया पैसा भेजेगा ना। मान के चलिए भारत में जो है वो कमा रही है, भारत में प्रोडक्शन करके भारत में कमा रही है, लेकिन अपने पेरेंट कंपनी को साल के एंड में तो पैसा भेजेगी ना। बात समझ में आ रहा है? इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट आउटफ्लो मिल जाएगा। नेट आउटफ्लो मिल जाएगा। निवल बहिर्वाह के चलिए भारत में कमाया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया भेजेगा ना पैसा, ऑस्ट्रेलिया पैसा भेजेगा ना। मान के चलिए बहिर्वाह में जो है मिल जाएगा, भारत में प्रोडक्शन करिए। लेकिन सिमिलरली एक बात बताइए, भारत का जो आदमी कनाडा बैठा हुआ है वो अपने परिवार को पैसा भेजेगा कि नहीं? जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? भेजेगा। टाटा मोटर्स जो मान के चलिए जर्मनी में जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भारत में पैसा भेजेगा ना साल के एंड में अपने पेरेंट कंपनी को। बात समझ में आ रहा? मान के चलिए भारत का कोई परफॉर्मर मान के चलिए अरिजीत सिंह, वो जाके सऊदी अरब में कोई शो कर रहा है, वहां से जो उसने पैसा इकट्ठा किया, जो कमाया, तो लेके भारत आएगा कि नहीं? लेके आएगा ना। तो यानी कि हम क्या करते हैं? नेट आउट इनफ्लो को जोड़ देते हैं निवल अंतर्वाह पेरेंट कंपनी को। बात समझ में आ रहा? मान के चलिए भारत का कोई परफॉर्मर ठीक ना, अरिजीत, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है उस देश की जीएनपी, वहां से जो उसने पैसा इकट्ठा किया, जो कमाया। माइक क्लियर आएगा कि नहीं? कैसे निकाला जाता है जीएनपी? ये समझ में आ गया? क्या है? जीडीपी में से ये कर लो अंतर्वाह पेरेंट कंपनी को। बात समझ में आ रहा? मान के चलिए भारत का कोई परफॉर्मर ठीक ना, तो हमें नॉमिनल जीडीपी में से क्या कर दो? नेट आउटफ्लो को घटा दो, नेट इनफ्लो को जोड़ दो। यही चीज तो है,
नेट आउटफ्लो को घटाया, इसका क्या मतलब है कि दूसरे देश के जो नागरिक भारत में प्रोडक्शन कर रहे थे उन सबके प्राइस को आपने माइनस कर दिया, यही तो किया आपने। नेट आउटफ्लो को घटाने का यही मतलब हुआ ना कि विदेशी जो भी भारत में प्रोडक्शन कर रहे थे उन सबके प्राइस को आपने घटा दिया जीडीपी में से क्या कर दो। और भारत के नेट इनफ्लो का क्या मतलब हो गया कि भारत के जो लोग विदेशों में कमा रहे थे उसको आपने जोड़ दिया। क्या मतलब है, ये तो है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रहा था, यही तो कह रहा था कि ये महत्वपूर्ण है कि उत्पादन कर कौन रहा है, न कि उत्पादन हो कहाँ रहा है। तो भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय नागरिक जहां भी कोई भी उत्पादन कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। नेट इनफ्लो का क्या मतलब समझ में आ रहा ना, नाम से ही सुनिए, नाम में ही छुपा हुआ है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब क्या है, सिटीजनशिप, कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। उसमें क्या था, डोमेस्टिक, घरेलू। घरेलू का मतलब ही है कि आप एक सीमा के अंतर्गत की बात करें, कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। जीडीपी क्रॉस डोमेस्टिक, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि आप बात ही कर रहे हैं कि इस देश की सीमा, इस घर की सीमा के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे वो कोई कर रहा हो, इससे मैटर नहीं। लेकिन यहाँ पर मैटर कर रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहे हैं। घरेलू का मतलब ही है कि क्लियर हुआ, सीमा के अंतर्गत ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया। क्लियर हो रहा है ना, जीडीपी क्रॉस। अभी जाके एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग बुक्स में, यानी कि आप जितनी आसानी से यहाँ समझ में आ रहा है ना, इसकी सीमा, इस घर की सीमा के अंतर्गत जो भी सर के ऊपर से टेंजेंट बन के निकलेगा। लेकिन यहाँ पर मैटर कर रहा है क्यों, याद है ना, टेंजेंट और परपेंडिकुलर। घरेलू का मतलब ही है कि क्लियर हुआ, टेंजेंट बन के निकलेगा। प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए अगर बात को समझिए, चाहे जिस तरह का भी उत्पादन कर रहे हो, चाहे आप वस्तु का कर रहे हो, चाहे सेवा का कर रहे हो, हर प्रकार के उत्पादन में क्या होता है कि जिन चीजों के माध्यम से आप उत्पादन कर रहे हैं ना, उसमें कुछ कमी आती है, समय के साथ उसमें टूट फूट होता है। अरे मशीन घिसते चले जाते हैं, समय में खराब हो जाते हैं ना। तो मान के चलिए आज मैंने फैक्ट्री लगाई, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे मशीन जो है वो जिंदगी भर काम करते रहे हो, चाहे कुछ समय में वो क्या हो जाएंगे, टूट के बर्बाद हो जाएंगे। मान के चलिए मैंने लैपटॉप लिया कोई सर्विस प्रदान करने के लिए, चीजों के माध्यम से जो है वो स्लो होता चला जाएगा, उसमें भी वियर एंड टियर होगा, गर्म होने लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार के उत्पादन में क्या होता है कि उपकरणों में, चलिए आज मैंने फैक्ट्री लगाई, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे मशीन जो है वो जिंदगी भर काम करते रहे हो, चाहे समय में वो क्या हो जाएंगे, टूट के बर्बाद हो जाएंगे। मान के चलिए मैंने लैपटॉप लिया, कोई होती ही होती है, चीजों के माध्यम से उपकरणों में टूट फूट होती ही, वियर एंड टियर होगा, गर्म होने लग जाएगा, खराब हो जाएगा। उपकरणों में टूट फूट होती है तो क्या होता है, वो जो भी उत्पादक होता है वो क्या करता है, अपने लाभ का एक हिस्सा बचा कर रखता है। एक लाभ का एक हिस्सा जो है ना वो साइड करके रखता है, ताकि कल उस मशीन को मुझे रिप्लेस करना पड़ सकता है। बात समझ में आ रहा, करनों में ये पॉइंट समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, मैंने मान के चलिए आज कार खरीदी, मान के चलिए मैंने फॉर्च्यूनर खरीदा 55 लाख, मैं अगले साल बेच रहा हूँ, क्या वो 55 लाख में बिकेगा, नहीं ना। सेकंड हैंड हो गया ना। सेकंड हैंड होने का मतलब क्या है कि सामने वाला ये मान के चल रहा होता है कि इसमें कुछ तो कमी आई होगी ना, साल भर तुमने चलाया है। ये पॉइंट समझ में आ रहा। तो कोई मशीन जब चलती है तो क्या हो जाता है, उसके उपकरणों में कुछ कमी आती है, तो इसके कारण क्या किया जाता है, लाभ का एक हिस्सा अलग हटा कर रखा जाता है। बेच रहा हूं, क्या बात समझ में आ रहा, ताकि मशीन को भविष्य में रिप्लेस किया जा सके। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उपकरणों में जो टूट फूट के कारण जो नुकसान हो रहा है, दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रहा। तो कोई मशीन जब चलती है तो क्या हो जाता है, उसके उपकरणों में कुछ कमी आती है, तो इसके कारण क्या किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा, रिप्लेस किया जा सके। इस वाले इसी को क्या कहते हैं, हिंदी में आप लिख सकते हैं मूल्य ह्रास के कारण जो नुकसान, डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्य ह्रास लिखेंगे, ठीक ना, मूल्य ह्रास। बात समझ में आ रहा। तो कोई मशीन जब चलती है तो क्या हो जाता है, उसके उपकरणों में कुछ कमी आती है, तो इसके कारण क्या किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, यहाँ तक क्लियर हो रहा। अब जरा कहानी को समझिएगा, मूल्य ह्रास किसको कहते हैं ये समझ में आ गया ना, डिप्रिसिएशन किसको कहते हैं ये समझ में आ गया। तो एक बात बताइए, अभी हमने दो चीजें निकाली, एक तो जीडीपी निकाला और एक हमने जीएनपी, मूल्य ह्रास। तो एक बात बताइए, इन दोनों में मूल्य ह्रास का प्रभाव तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, खाली तो हम उत्पादन को जोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उस उत्पादन को करने के चक्कर में मूल्य ह्रास भी तो हो रहा है, मशीनें भी तो घिस रही है, चीजें भी तो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो जब हम जीडीपी और जीएनपी में से मूल्य ह्रास वाले पार्ट को हटा देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन को जब घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जोड़ रहे हैं, और हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट के चक्कर में मूल्य ह्रास भी तो, यानी कि ग्रॉस में से, सकल में से डेप्रिसिएशन को घटा दो तो क्या मिल जाता है, केवल जीएनपी में से
मूल्य ह्रास वाले पार्ट को हटा देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन को जब घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिमिलरली यानी कि निवल में से राष्ट्रीय उत्पाद डेप्रिसिएशन को घटा दो तो क्या मिल जाएगा? निवल में से मूल्य ह्रास वाले पार्ट को हटा देते हैं, यानी कि बात समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दो, नेट मिल जाएगा और क्या? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। सिमिलरली क्लियर हुआ? निवल ये पॉइंट समझ में आया? ग्रॉस में से जैसे ही हम नेट को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा नेट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिमिलरली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ग्रॉस में से जैसे ही चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें मिल जाएगा, यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये निकाल लिया। कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ गया? निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ग्रॉस में से जैसे चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ तक हमने क्या निकाला? इसी निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, ये निकाल लिया। कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ गया? निवल राष्ट्रीय यानी कि अप्रत्यक्ष करों को जब हम घटा देते हैं, यहाँ तक समझ में आया? ग्रॉस में से जैसे चलिए और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कुछ सुना सुना सा लग रहा है? ऐसा कुछ हम पहले भी बता चुके हैं ना? जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, याद आ रहा है कुछ? दिमाग पर जोर दीजिए। ऐसा कुछ हमने पहले भी किया है ना? यानी लेकिन वहां क्या था? वहां जीडीपी था। जीडीपी में से हम ये घर कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम किस में से कर रहे हैं? यहाँ हम निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से कर रहे हैं। इसी को कहते हैं एक देश का राष्ट्रीय आय। बता चुके हैं ना? जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, याद आ रहा है कुछ? दिमाग पर जोर दीजिए। ऐसा कुछ हमने इसी को कहते हैं एक देश का नेशनल इनकम। जीडीपी था। बात समझ में आया? हम ये घर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ हम किसमें? अब देखिए, नेशनल इनकम को निकालने के कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं एक देश का राष्ट्रीय, और सारे फॉर्मूले में बता चुका हूँ। सारे फॉर्मूले में बता चुका हूँ, जस्ट मेरे साथ जो है ना वो दोहराइए। मेरे साथ जो है वो कैलकुलेशन कीजिए। हमने क्या देखा? नेशनल इनकम क्या था? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? फैक्टर कॉस्ट। याद आ रहा है? लागत मूल्य पर जीडीपी। उसी को ना कुछ में हम करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते थे, सब्सिडी को जोड़ते थे। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। वही क्या हो जाएगा? ये देखिए, अगर हमको बोले कि जीडीपी से इसको कैलकुलेट करो तो निकालने का रास्ता बाजारी मूल्य पर जीडीपी, लागत मूल्य पर जीडीपी। उसी को ना कुछ में हम करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते थे, सब्सिडी जीडीपी। तो हम इसको अब एक बात बताइए कि इस जीडीपी में से अगर हम निवल अंतर्वाह राष्ट्रीय उत्पाद, वही क्या हो जाएगा? ये निवल बहिर्वाह को घटा दें, जीडीपी से इसको कैलकुलेट करो तो निकालने का रास्ता और निवल अंतर्वाह को जोड़ दें, लागत मूल्य पर जीडीपी। तो यही क्या कहलाएगा? हम करते थे इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते थे। ये यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये यहाँ तक कहलाएगा जीएनपी में से, यही कहलाएगा ना निवल अंतर्वाह। अरे अभी जस्ट बताया है, ये जीएनपी नहीं कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा ना? ठीक, लेकिन इतने से ही नहीं, इसमें से हमें और क्या घटाना है? हमें इसमें से घटाना है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास को भी घटाना है। ये यहाँ तक क्या कहलाएगा? जब हम डेप्रिसिएशन को भी इसमें से घटा देंगे तो ये क्या कहलाने लग जाएगा? ये कहलाने लग जाएगा एनएनपी। अरे अभी जस्ट बताया है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन इतने से ही नहीं, इसमें हमें और घटाना होगा। इसमें हमें घटाना होगा क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। हमें इसमें से घटाना है और इसमें हमें जोड़ना होगा क्या? सब्सिडी भी घटाना है। जब हम ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तब जाके ये कहलाएगा नेशनल इनकम। देखिए, जीडीपी से अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे निकालना होगा। इसमें ये सारे स्टेप्स मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। हाँ, इसमें हमें जोड़ना अभी जस्ट बताया ना जीएनपी निकालने का फॉर्मूला। तो जब हम ये कर देंगे तो बिल्कुल आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये क्लियर है? ये कहलाएगा। ये तरीका समझ में आया? हाँ, देखिए इसमें निकालने का दूसरा तरीका, जीडीपी से अगर हमें निकालना है तो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय निकालने का दूसरा तरीका। मैं बोल रहा हूँ जीडीपी, जस्ट बताया ना जीएनपी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बाजारी मूल्य पर जीडीपी। यहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें से पहले मैं क्या कर रहा हूँ? इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दे रहा हूँ और सब्सिडी को जोड़ दे रहा हूँ। जब मैंने ऐसा किया तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
लागत मूल्य पर जीडीपी आ चुका हूँ, यही था ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा। इसमें से पहले मैं अब जरा सोच के देखिए, इस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने ऐसा किया तो ये डेप्रिसिएशन को घटा दे रहा हूँ, तो अब क्या बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये बन गया डीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कोई दिक्कत, यही था ना, मैंने अभी जस्ट बोला कि ग्रॉस में से जब भी डिप्रिसिएशन को घटाओगे तो क्या बन जाएगा, वो नेट बचता है। अब जरा सोच के देखिए, जी था उसकी जगह एन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हाँ, अब एक बात बताइए कि डी, अब इस डी को मुझे एन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डोमेस्टिक को मुझे राष्ट्रीय में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है, इसमें जो है वो नेट एक्सपोर्ट को या नेट आउटफ्लो को ग्रॉस में से घटा दो, डिप्रिसिएशन को घटाओगे तो क्या बन जाएगा, और नेट इनफ्लो को जोड़ दो। देखिए जी था उसकी जगह एन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। डी को मुझे एन में कन्वर्ट करना, बात समझ में आया, डोमेस्टिक को मुझे राष्ट्रीय में कन्वर्ट, क्लियर हो रहा है। देख रहे हैं कितनी अलग अलग तरीके हैं इसको निकालने के। अब चाहे जहां से स्टार्ट कीजिए। और एक बात बताइए, इसमें से कोई सा ऐसा फॉर्मूला जो मैंने आपको नहीं पहले बता रखा, अब समझ में आ रहा है। इतनी लंबी भूमिका हम किस चीज की बांध रहे थे, इसी चीज को डिड्यूस कर, क्लियर है। यानी कि अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो हम नेशनल इनकम को बोल सकते हैं, ऐसा अलग तरीके हैं इसको निकालने के, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एक बात बताइए, इसमें से कोई सा ऐसा फॉर्मूला जो मैंने आपको नहीं पहले बता रखा, अब समझ में आ रहा है। इतनी लंबी भूमिका हम किस चीज की बांध रहे थे, इसी चीज को डिड्यूस, प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले बोल सकते हैं, इनकम को बोल सकते हैं, ऐसा अलग तरीके हैं इसको निकालने, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही तो है आपका नेशनल इनकम। आपको नहीं पहले बता रखा, अब समझ में आ रहा है। इतनी लंबी भूमिका हम किस चीज की बांध रहे थे, इसी चीज को डिड्यूस, प्रोडक्ट। यानी कि आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की भाषा में बोले बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा अलग तरीके से, नेट नेशनल बराबर निवल फैक्टर कॉस्ट, यही तो है आपका नेशनल इनकम। नहीं, लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, लंबी भूमिका हम किस चीज की बांध रहे थे, इसी चीज को डिड्यूस, प्रोडक्ट। यानी कि आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की भाषा में बोले बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा नेट नेशनल बराबर निवल फैक्टर कॉस्ट, यही तो है आपका नेशनल इनकम। नहीं, लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, क्लियर, लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे क्या, राष्ट्रीय आय। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, राष्ट्रीय आय बराबर निवल। अब समझ में आ गया राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। अब जरा देखिए इसी राष्ट्रीय आय को, क्लियर, लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जब हम उस देश की पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो कहेंगे क्या, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, हमें मिल जाएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अब समझ में आ गया राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। अब जरा देखिए इसी राष्ट्रीय आय को पर कैपिटा लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जब हम उस देश की पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो कहेंगे क्या, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लियर है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, पर कैपिटा। अभी तक हम लोग सुनते आ रहे थे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब समझ में आ गया प्रति व्यक्ति आय को निकालने का तरीका क्या होता है, देखना। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर कैपिटा जीडीपी, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्रति व्यक्ति जीडीपी दूसरी चीज है। प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी को जब डिवाइड कर दो जनसंख्या से। अभी तक हम लोग सुनते आ रहे थे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ राष्ट्रीय आय जीडीपी नहीं है। क्या होता है, राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका दूसरा है। जीडीपी में तो कोई देश का आदमी है वो प्रोडक्शन कर रहा है, सब कंसीडर होता है, देखना। यहाँ तक कैलकुलेट हो रहा, क्लियर हो रहा है ना। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। बोथ ऑफ दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों एक चीज नहीं है। जीडीपी नहीं है, जब हम जीडीपी को प्रति व्यक्ति से डिवाइड, मतलब पूरे देश की आबादी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है क्या, पर कैपिटा जीडीपी। देखना यहाँ तक कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है ना। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, इन दोनों में कंफ्यूज क्लियर है। बोथ ऑफ, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आगे जरा बढ़ते हैं। जब हम जीडीपी, जैसे देखिए भारत, अमेरिका या विश्व के ज्यादातर देश जो है तो क्या करते हैं, अपने यहाँ जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, और इस जीडीपी के कैलकुलेशन के बेसिस पर क्या किया जाता है, इन सभी देशों को श्रेणीबद्ध तरीके से सजाया जाता है कि ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये छोटी अर्थव्यवस्था, इसी के बेसिस पर नाम सजाते हैं। बात समझ में आ रहा ना। जैसे मान के चलिए क्या है, अभी $1 बराबर कितना चल रहा है, चलिए 80 रुपया मान लीजिए, 80 81 के आसपास
₹80 मान ले। तो हम ये देख लेते हैं कि भारत की जीडीपी, यदि मान के चलिए भारत की जीडीपी ₹160 की, ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, ₹160, बस एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूं। हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डॉलर में, तो $2। हम देख लेंगे कि अब सारे विश्व की अर्थव्यवस्था का जो डोमेस्टिक करेंसी है ना, तो एक्सचेंज रेट के बेसिस पर डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, तब देख लिया जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्योंकि इसके लिए तो आवश्यक है ना कि सबका पैसा जो है वो एक में कन्वर्ट हो, तभी तो आप कर पाइएगा ना, सेम यूनिट रहेगा तभी तो आप कंसीडर कर पाइएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम देख लेंगे, क्लियर है। जैसे मान के चलिए चीन में क्या है, $1 बराबर मान के चलिए 40 युआन, ठीक है, 40 युआन ठीक, या रेनमिनबी है, 40 रेनमिनबी है। अब एक बात बताइए, मान के चलिए उन्होंने उनके यहाँ जो है वो 160 युआन प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी उनकी हुई, तो इसको किसमें कंसीडर कन्वर्ट किया जाएगा, डॉलर। तो डॉलर में कितना आ जाएगा, ये $4 आएगा, यानी कि क्या है, वो भारत से आगे है। अब बात समझ में आया कैसे कंसीडर होता है कि कौन देश बड़ा है कौन देश छोटा है। हम सिंपली क्या करते हैं कि उस देश की जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं एक्सचेंज रेट के बेसिस पर। एक्सचेंज रेट देख रहे हैं ना, डेली एक्सचेंज रेट चल रहा होता है, अभी भी दिखाता हूँ आपको। कितना आ जाएगा, ये $4 आएगा, यानी कि क्या है, वो भारत से आगे है। अब बात समझ में आया कैसे कंसीडर होता है कि कौन देश बड़ा है कौन देश छोटा है। हम सिंपली क्या करते हैं कि उस देश की जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं एक्सचेंज रेट के बेसिस पर। एक्सचेंज रेट देख रहे हैं ना, डेली एक्सचेंज रेट चल, इंडियन करेंसी टू डॉलर, यानी कि क्या है, वो भारत से उल्टा हो गया, डॉलर टू इंडियन करेंसी डालना था ना, कौन देश बड़ा है कौन देश छोटा है। हम सिंपली क्या करते हैं, देख रहा देश की जीडीपी ₹82 ₹82 इंडियन रुपी, ठीक। 8 जुलाई का 5:24 AM का दिखा रहा ना, पिछले एक महीने का पूरा डेटा दिखा रहा है कि कैसे कैसे ये फ्लक्चुएट हुआ है। देखना संडे 11 जून को जो है वो कितना था, 82.45, आज 82, देख रहे हैं बीच में गिरा भी, 81 के पास भी गया फिर बढ़ा, तो ये डेली फ्लक्चुएट होते रहता है। देख रहे हैं पिछले एक साल में देखिएगा तो आपको खूब उतार चढ़ाव दिखेगा, देख रहा यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 78, 5:24 AM का दिखा रहे हैं, ये घटता बढ़ता रहता है। ये कैसे घटता बढ़ता रहता है, इसके लिए आपको अगला चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, मुद्रास्फीति। जब महंगाई वाले चैप्टर में पहुंचूंगा ना, वो बताऊंगा कि कैसे एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं, कि कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन अभी इतना समझ में आ रहा है, दिख रहा ना, चेंज होता रहे। 5 साल में देखिएगा तो खूब दिखेगा। देखिए आज से 5 साल पहले क्या था, आज से 5 साल पहले देख रहे हैं ₹71 था, 5 साल क्या 2019 में ₹71, $1 बराबर ₹71। मैक्स भी देखना है, मैक्स में दिखा रहा है ये कब से, 1995 से। 1995 में $1 बराबर ₹31 हुआ करता था। आज से 5 साल पहले क्या था, देखिए आज से 5 साल पहले देख रहे हैं ₹71, क्लियर है। इस एक्सचेंज रेट के बेसिस पर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और तब फिर क्या है, विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को श्रेणी क्रम में सजाया जाता है। एनी प्रॉब्लम टिल हियर, 1995 यहाँ तक क्लियर है। 1995 में $1, चलिए जब यहाँ तक क्लियर है तो जरा बात को समझते हैं। लेकिन विश्व के सारे देश जो है वो जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते। जैसे कि हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है भूटान, नाम तो सुना ही होगा। तब फिर क्या है, विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को श्रेणी, ऐसा भी है भूटान का नाम नहीं जानता, भूटान। एनी प्रॉब्लम टिल हियर, भूटान में जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता है। वहां क्या कैलकुलेट होता है, वहां कैलकुलेट होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते। जैसे कि हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका क्या नाम है, नहीं हैप्पीनेस, GNH, नाम तो सुना ही होगा। फिर क्या है, विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को श्रेणी, ऐसा भी है भूटान का नाम नहीं जानता। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। क्या है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि वो ये नहीं देखते हैं कि आर्थिक रूप से कितना तुम बढ़ रहा है, वो ये देखते हैं कि उनके देश की आबादी कितनी खुश। जैसे कि हमारा एक बात समझ में आ रहा, उनके लिए खुशी मैटर करता है। क्यों, क्योंकि जरा बात को समझिए, अगर आप उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकृति का नाश होता है। वहां पर कैलकुलेट समझ में आ रहा, प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव। ज्यादा से ज्यादा आप अगर उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो पॉल्यूशन होगा ना, पेड़ पौधे कटेंगे ना, देखना। तो वो जीडीपी कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए जीडीपी की जरूरत ही नहीं है, हमें इस अंधा दौड़ में लगना ही नहीं है तुम्हारे साथ कि हम तुमसे ज्यादा अमीर हम तुमसे ज्यादा गरीब। उनका कहना है कि हमारी आबादी खुश है, दैट ओनली मैटर्स फॉर अस। यही जो है वो हमारे लिए मैटर करता है। बात समझ में आ रहा, दिस इज व्हाट इज नोन एज द कांसेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। याद रहेगा ना, भूटान में क्या कैलकुलेट होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, लेकिन तुमसे ज्यादा गरीब। यही नहीं, जरा बात को समझिए, किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, किसी भी चीज के उत्पादन में कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव प्रकृति पर पड़ता ही।
बात समझ में आ रहा? दिस इज व्हाट इज नोन एज द कांसेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल, प्रकृति पर पड़ता ही तो क्या है कि जब एक देश की जीडीपी में से, एक देश की जीडीपी में से पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव वाले हिस्से को घटा दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ग्रीन जीडीपी। खूब चर्चा में है, पूरा चारों तरफ विश्व में बात चल रही है, सब कुछ ग्रीन 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 की। इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि आपसे पीटी में या मेंस में पूछा जा सकता है क्या कि ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें क्या मिलता है? हमें समझ में आया? ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, या जो पेड़ पौधे कटे हैं, या जो प्रदूषण फैला है, जो जल जीवों पर मतलब जलीय प्रदूषण हुआ है, इन सब के प्रभाव, इन सब का कुछ मौद्रिक मूल्य निकाल लो। ग्रीन जीडीपी समझ में आ रहा ना? मान के चलिए क्या कि फैक्ट्री लगाने में 500 पेड़ कटे, तो उन 500 पेड़ों का कितना वैल्यू होगा उसको मैंने मोटा मोटी कैलकुलेट कर लिया, पर्यावरण के ऊपर और उस कंपनी ने टोटल जितना प्रोडक्शन किया है, जब उसमें से मैं उस चीज को घटा दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा ग्रीन जीडीपी। प्रदूषण हुआ है, यानी कि बात समझ में आया? ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि पर्यावरण को प्रभाव पहुंचाए बिना जो विकास हो रहा है, 500 पेड़ कटे, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रीन जीडीपी होगा। उसको बात समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि जब हम जीडीपी की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि तुम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा? हम ये नहीं देख रहे हैं कि तुम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, तो हो सकता है तुम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम अमीर बनने के चक्कर में। तो इसीलिए वैश्विक स्तर पर अब बात चल रही है ग्रीन जीडीपी कि जीडीपी ना बढ़ाओ, ग्रीन जीडीपी बढ़ाओ। क्योंकि जब हम यानी कि पर्यावरण पर प्रभाव चाहे बिना प्रोडक्शन कर सकते हो तो वो कैसे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि पर्यावरण को अगर तुम नुकसान पहुंचा रहे हो तो कल तो तुमको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, तो क्या फायदा ऐसे प्रोडक्शन को बढ़ाने का? बात समझ में आ रहा ना? हमने प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा ना, हमने इतना ज्यादा प्रदूषण किया, देख रहे हैं ना जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिख रहा? जो अनसर्टेन बारिश हो रही है, जहां पर वर्षा नहीं होता था वहां बारिश हो रही है, जहां पर सूखा पड़ता था वहां पर बाढ़ आ जा रहा है, तो परिस्थितियां देख रहे हैं ना। तो एक बात बताइए, इसके बदले जो आपदा बार बार आने के कारण जो हमें नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं तो वो तुमने जीडीपी बढ़ाया लेकिन लो आपदा के कारण उतना तो तुम्हारा नुकसान चेंज हो रहा है। इसीलिए अब वैश्विक स्तर पर बात किसकी हो रही है? ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी बढ़ाओ। देख रहे हैं आप लोगों ने न्यूज में जरूर सुना होगा ये चीज, क्या कि ब्राजील जो है वो बार बार क्या कर रहा है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां पर फैक्ट्री लगा सके। तुमने जीडीपी बढ़ाया लेकिन लो आपदा के कारण उतना तो तुम्हारा नुकसान चेंज हो रहा है। इससे पिछला वाला जो नहीं था वहां का प्रेसिडेंट जॉन बोल्सोनारो, अभी भी तो वही ग्रीन जीडीपी, हरित अमेज़न फॉरेस्ट। देख रहे हैं आप लोगों ने न्यूज में जरूर सुना होगा ये चीज, क्या कि ब्राजील जो है वो बार बार क्या कर रहा है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है ताकि कट डाउन लगा सके। तुमने जीडीपी बढ़ाया लेकिन लो आपदा के कारण उतना तो तुम्हारा नुकसान चेंज हो रहा है। इससे पिछला और नहीं था वहां का प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, अभी भी तो वही ग्रीन जीडीपी, हरित अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में क्या कहा जाता है? इट इज कंसीडर्ड एज द लंग्स ऑफ, ब्राजील जो है वो बार बार इट इज कंसीडर्ड एज द लंग्स ऑफ व्हाट? इसको धरती का फेफड़ा माना जाता है। क्यों फेफड़ा माना जाता है? इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं ना कि ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है। लेकिन क्या है, अब देखिए ब्राजील एक देश है, अब ये क्या सोच रहा है कि विश्व के सारे देश जो है अंडर प्रेसिडेंट दिख रहा जेयर बोल्सोनारो, जस्ट इसी का नाम मैंने बताया था ना, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि विश्व के सारे देश जो है वो पैसा कमाने में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम भी पैसा कमाएं, लेकिन हमारे एक क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर तो जंगल है, तो जंगल को साफ करेंगे तब तो फैक्ट्री लगेगी। लेकिन अब एक बात बताइए, इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है? वैश्विक स्तर पर समस्याएं होगी ना? इसके कारण क्या होगा? वैश्विक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए अब बात चल रही है वैश्विक स्तर पर किसकी? ग्रीन जीडीपी। बहुत बड़े क्षेत्र पर तो जंगल है, तो जंगल को साफ करेंगे तब तो बंद नहीं हो। लेकिन अब एक बात बताइए, इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है? वैश्विक स्तर नहीं चाहिए भाई, क्योंकि होगी ना। इसके कारण क्या होगा? ये समझ में आ गया ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है? इसीलिए अब बात चल रही है, दिस इज व्हाट इज ग्रीन जीडीपी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, जब ये क्लियर है, एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को मतलब आज की क्लास को हम लोग ठीक है। दैट इज व्हाट जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। पीपीपी को कहते हैं परचेजिंग पावर। चलिए, जब ये क्लियर है, एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को पैरिटी की क्लास को हम लोग ठीक है। दैट इज व्हाट
जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू, ठीक ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी को हिंदी में कह सकते हैं आप, पीपीपी को कहते हैं खरीद क्षमता या क्रय क्षमता की तुलना। एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को पैरिटी की क्लास को हम लोग, ठीक है। जीडीपी कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। अभी हमने क्या देखा कि जीडीपी हम अपने करेंसी में निकालते हैं, जैसे कि भारत की जीडीपी किस फॉर्म में निकली, भारत की जीडीपी जो है वो इस फॉर्म में निकली, क्या कि देश में जो है वो कितना प्रोडक्शन हुआ है साल भर में। तो एक बात बताइए, उसको हमने रुपए में निकाला, लेकिन फिर क्या किया हमने, उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया, तभी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन टॉप पर, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन। तो हमने क्या किया, एक्सचेंज रेट के बेसिस पर, एक्सचेंज रेट जो चल रहा था दिखाया ना खोल के 82, हमने उसके बेसिस पर क्या किया, उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और फिर हमने वित्तीय को सजा दिया। ये तो हो गया पहला। एक बात बताइए, उसको हमने रुपए में बताइए, लेकिन फिर जरूरी थोड़ी है कि हर देश की करेंसी की खरीद पाने की क्षमता बराबर हो। नीचे कौन, बात समझ में आ रहा, हर देश के करेंसी की खरीद पाने की क्षमता बराबर नहीं होती है। जो अमीर देश होते हैं ना, वहां की करेंसी की खरीद पाने की क्षमता कम होती है। जो गरीब देश होते हैं वहां के मुद्रा की खरीद पाने की क्षमता अधिक होती है। इसको एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे मान के चलिए मैकडॉनल्ड्स एक कंपनी है, मैकडी सुना है ना, मैकडी तो जानते हैं, बर्गर बनाती है, बर्गर बनाने वाली कंपनी है मैकडी। ये क्या करती है, अमेरिका में $2 में एक बर्गर बेचती है, ठीक, $2 में मान के चलिए एक बर्गर बेचती है। यही कंपनी भारत में एक बर्गर जो है वो बेच रही है 80 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, 80 रुपए में मान के चलिए एक बर्गर बेच रही है। अब देखिए कायदे से तो $2 बराबर कितना रुपया होगा, 160 रुपया, 160 रुपया होगा ना। लेकिन यहां देखिए क्रय क्षमता, अगर हम मुद्रा की क्रय क्षमता की बात करें तो जरा हम देख सकते हैं ना कि यानी कि $2 बराबर तो 80 रुपया ही हो रहा है। ये बात समझ में आया, तो यानी कि अगर हम क्रय क्षमता की बात करें तब तो $2 बराबर 80 रुपया ही हो रहा है। यानी कि एक्सचेंज रेट के बेसिस पर हम बात करें तो $1 बराबर है 80 रुपया, लेकिन यदि हम क्रय क्षमता पर बात करें तो $1 बराबर कितना है, मात्र 40 रुपया। देख रहा, इसको कहते हैं क्रय क्षमता की तुलना। ठीक, इसकी गणना के लिए क्या किया जाता है, एक बास्केट तैयार किया जाता है, एक मनोवैज्ञानिक बास्केट तैयार किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक परिवार की जरूरत की सारी चीजें डाली जाती है, कि मतलब परिवार को महीने भर में क्या सब चाहिए। मान के चलिए ग्रोसरी, अनाज वगैरह चाहिए, दाल वगैरह चाहिए, ठीक ना, दूध वगैरह चाहिए होगा, इसके अलावा क्या है, कपड़े वगैरह चाहिए होंगे, ठीक ना, बाकी रहने खाने पढ़ाई वढ़ाई वगैरह का खर्च, कुछ मेडिकल एक्सपेंस, बीमारी वगैरह से संबंधित खर्च, परिवहन का खर्च, गाड़ी में पेट्रोल डीजल वगैरह डलवाने वगैरह का खर्च, ठीक ना, मेंटेनेंस का खर्च, घर वगैरह में कुछ मेंटेनेंस वगैरह का खर्च है, यही सारे खर्च है, ठीक ना। इस सेम बास्केट को देखा जाता है कि अगर हम इंडिया में खरीदें तो कितना खर्च होगा। मान के चलिए इंडिया में खरीदा, 1000 रुपया लगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 1000 रुपया में ये सब होगी। इस सेम बास्केट को अमेरिका में जाके खरीदा, अमेरिका में जाके खरीदा, यूएसए में खरीदा, तो इस सेम बास्केट को खरीदने में लग गए मान के चलिए कितने, $20, ठीक ना, $20। $20 का मतलब क्या हो गया, $20 का अगर हम वैसे अगर एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट करें तो 20 × 80 होगा, तो यानी कि वैसे तो ये 16,000 हो गया ना, 1600 हो गया ना। वैसे $20 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे अगर हम एक्सचेंज रेट के बेसिस पर तो 1600 हुआ ना, लेकिन जरा सोच के देखिए अगर हम खरीद क्षमता की तुलना पर देखें तो $20 बराबर 1000 रुपया नहीं हुआ। हाँ, बात समझ में आ रहा। तो जब हम ऐसे कंसीडर करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रय क्षमता की तुलना के बेसिस पर। जरा खुद सोच के देखिए ना, भारत में आप एक एमआरआई करवाने जाते हैं, आपको कितना खर्च लगता है, 8000 10,000, इससे ज्यादा एमआरआई का खर्च थोड़ी आता है। सेम एमआरआई जाके आप अमेरिका में करवाइए, अगर हम भारतीय करेंसी में देखें ना लगभग आपको 1 लाख रुपया लगेगा। बात समझ में आ रहा, ठीक ना। तो ये अंतर है, वहां चीजें महंगी है अगर हम इसकी तुलना में देखें तो, क्यों, क्योंकि हर देश के करेंसी की खरीद पाने की क्षमता में अंतर। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। वैसे तो $1 बराबर 80 है, लेकिन अगर हम इससे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, $20 बराबर 1000 रुपया, तो यानी कि $1 बराबर 1000 से 20 को डिवाइड कर दो, यानी कि 50 रुपया, ठीक ना। ये दिख रहा ना, इसी को कहते हैं क्रय क्षमता की तुलना। अब जरा सुन के देखिए, अब अगर हम क्रय क्षमता की तुलना के बेसिस पर क्या करें, करेंसी को कन्वर्ट करें, जरा दिख रहा ना। वैसे तो हम कंसीडर कर रहे थे, तो अगर भारत में टोटल जीडीपी भारत की निकली 160 रुपया, तो हमने माना $2,
लेकिन अगर हम क्रय क्षमता की बात कर रहे थे तो हमने देखा क्या कि $1 बराबर तो 40 रुपया ही हो रहा है, तो यानी कि 160 रुपया बराबर अब हमारा कितना हो जाएगा, $4 हो जाएगा ना। ये नॉर्मल और ये पीपीपी वाला, तो दिख रहा बैठे बिठाए हमारी जीडीपी बढ़ गई ना। अरे बैठे बिठाए हमारी जीडीपी बढ़ गई ना क्रय क्षमता की तुलना के बेसिस पर। तो जब हम क्रय क्षमता की तुलना के बेसिस पर एक देश की जीडीपी का आकलन करते हैं, when we calculate GDP of a country on the basis of what? On the basis of purchasing power parity, तो क्या होता है, गरीब देशों की जीडीपी अपने आप बढ़ जाती है और अमीर देशों की जीडीपी अपने आप घट जाती है। लाइन समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है? हाँ दया जी, ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा? हाँ, तो यानी कि जब हम इस बेसिस पर कंसीडर करते हैं ना जीडीपी एट पीपीपी, तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पता है कौन है? कौन है? हाँ, चाइना विथ $27 ट्रिलियन। बात समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि चीन की मुद्रा की क्रय क्षमता जो है वो अमेरिका के मुद्रा की क्रय क्षमता से कम है। देख रहा, चीन जब पीपीपी के बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं ना, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर, तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, $27 ट्रिलियन के साथ। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अब देखिए नॉमिनल में उसका कितना था, उसका था 25 ट्रिलियन था ना, यहाँ घट जाएगा, यहाँ घट के हो जाता है $20 ट्रिलियन। ना, यहाँ घट के कितना हो गया, $20 ट्रिलियन। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? इतना ही नहीं, तीसरे नंबर पर कौन है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी थी? हाँ, कितनी थी दया जी? $3.3 ट्रिलियन। याद आ रहा? हाँ? लेकिन अगर हम उसको पीपीपी पर कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जीडीपी बैठे बिठाए बढ़कर हो जाती है लगभग $10 ट्रिलियन। ये बात समझ में आया? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? 20 की जगह 23 कर लीजिएगा, $23 ट्रिलियन के आसपास हो जाती है। $23 ट्रिलियन, यही 100% चार्ज किए थे जी, देख रहे हैं, $23 ट्रिलियन। ये पॉइंट समझ में आ गया? अरे ये क्लियर है? हाँ, ये है परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर जीडीपी की गणना। दिस इज हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड थ्रू परचेजिंग पावर पैरिटी। यहां तक क्लियर है? हाँ, चलिए, तो एक वैसे छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, अगर बोलिएगा तो मैं इसको खत्म कर दूं ताकि जीडीपी वाला चैप्टर भी खत्म हो जाए। हाँ, जीडीपी गणना से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। जीडीपी कैलकुलेशन, गणना से संबंधित कुछ चुनौतियां। सर जो है ना, ये आपको अखबारों में देखने को मिलेगी। इसको नहीं समझे रहिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या कि कई अखबार में ऐसे आर्टिकल होते हैं ना, जैसे देखिए सरकार तो ये दिखाएगी क्या कि देखो जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये तो सरकार का पक्ष है जो वो दिखाएगी क्या कि बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन कई बार अखबार में एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है। अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं ना अखबार में, अगर वो जीडीपी को काउंटर कर रहा है ना, तो वो ये 3 टर्म्स की चर्चा जरूर कर रहा होगा। उसमें से एक टर्म की तो चर्चा जरूर कर रहा होगा, जिसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट, आधार प्रभाव। क्या है ये आधार प्रभाव? जरा बात को समझिएगा, आधार प्रभाव का मतलब क्या होता है? बेस इफेक्ट का सिंपल सा मतलब क्या है, मेरे पास 10 रुपया है, ठीक, के पास 100 रुपया है, ठीक, मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है। अगले मंथ में मेरी सैलरी बढ़ी और कितनी हो गई बढ़ के? ये बढ़ के हो गई 20 रुपए, यानी कि 10 रुपया बढ़ गया। आपकी सैलरी बढ़ी 50 रुपए, यानी कि आपकी सैलरी हो गई 150 रुपए, ठीक ना, 150 रुपए। अब एक बात बताइए, अगर हम संख्या में देखें तो पैसा किसका ज्यादा बढ़ा है? आपका बढ़ा, नीचे वाले का बढ़ा ना। अरे इसको 50 रुपया बढ़ा है, उसका तो 10 रुपया बढ़ा।
लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म में देखें तो किसका ज्यादा बढ़ा? बात समझ में आया? यहाँ 100% बढ़ा है, यहाँ मात्र 50% बढ़ा है। यानी कि क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसका बेस छोटा है तो थोड़ा सा भी ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। मेरी बात को यहां ध्यान से समझिए, यानी कि अगर बेस छोटा है तो थोड़ा सा भी ग्रोथ ज्यादा दिखता है, अगर बेस बड़ा है तो ज्यादा ग्रोथ भी थोड़ा दिखता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज बेस इफेक्ट। बात समझ में आ रहा? यानी कि आप जरा सोच के देखिए कि यदि जीडीपी ही कम है तो थोड़ा सा भी उछाल बहुत बड़ा दिखेगा। बात समझ में आ रहा ना? लेकिन यदि जीडीपी बहुत बड़ी है, ज्यादा भी बढ़ा अब भी बहुत थोड़ा दिखेगा परसेंटेज के। क्लियर है ना? इसी कारण आप देख लीजिए ना क्या कि कोविड-19 में हमने क्या देखा, जब कोविड-19 का दौर आया 2020 में, तो भारत की जीडीपी बहुत गंदे तरह से पिटी। देखा ना हमने, एक क्वार्टर में -23.9, मतलब 24% गिर गई। मतलब पिछले साल अगर मेरे पॉकेट में, पिछले क्वार्टर में अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपया था तो क्या हो गया, उसमें भी 24 रुपया आप घटा लीजिए। यही मतलब है ना उसका। ठीक, इनफैक्ट अगले क्वार्टर में फिर से गिरी, तो यानी कि क्या हो गया, बेस कम हो गया। तो अगले साल अगर थोड़ा सा भी ग्रोथ दिखा तो वो परसेंटेज के टर्म में बहुत ज्यादा दिखेगा। दोस्तों व्हाट इज नोन एज बेस। क्लियर है? तो भारतीय जीडीपी में आलोचना के रूप में ये कहा जाता है कि ये जो बेस ईयर में जो चेंज करते हैं ना, आधार वर्ष में जो परिवर्तित करते हैं ना, इस आधार वर्ष में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है कि जीडीपी में बराबर नहीं होती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। होते हैं ना, आधार दर पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आप जरा सोच के देखिए ना, देश होते हैं वहां के मुद्रा की खरीद पाने की क्या है, कल तक जो है भारत में जो है वो पेन का ही प्रोडक्शन हो रहा था, और इस पेन का मूल्य आप मान रहे थे 10 रुपए, और 10 पेन का प्रोडक्शन हो रहा था, तो आपकी जीडीपी कितनी थी, 100 रुपए हो रही थी ना। 100 रुपए की जीडीपी थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये क्या मैंने क्या कर रखा था, इस प्राइस को फिक्स कर रखा था। लेकिन फिर क्या किया मैंने, 4-5 साल बाद अचानक से क्या किया, $2 आधार वर्ष में परिवर्तन किया। जैसे अभी बात चल रही है ना 2020-21, एक बात बताइए, मैंने आधार वर्ष में परिवर्तन किया और इस 10 को मैंने मान लिया 12 रुपए। अब प्रोडक्शन 10 ही का हो रहा है, लेकिन मेरी जीडीपी तो बढ़ जाएगी ना। अब देखिए कायदे से तो यानी कि जब भी आधार वर्ष में परिवर्तन होता है तो क्या हो जाती है, देश की जीडीपी अचानक से बढ़ती हुई दिखती। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि शायद इसी साल जो है 2020-21 वाले को लागू कर दिया जाएगा, ताकि चुनाव से पहले जो है ना वो जीडीपी को और थोड़ा सा बढ़ा के ये बात समझ में आया? अब एक बात बताइए, आम लोग आपके जितना पढ़े लिखे थोड़ी है, वो थोड़ी समझ पा रहे हैं क्या कि इसके पीछे कारण क्या, यानी कि बात समझ में आ रहा है, ही डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्या कि जीडीपी बढ़ नहीं रही है, लेकिन आप जरा खुद सोच के मुझे बताइए ना कि अगर आधार दर में परिवर्तन होगा, अगर आधार वर्ष में परिवर्तन होगा तो जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? इसकी गणना के लिए क्या सिंपल सी बात है, बास्केट तैयार किया, क्लियर है ना। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर इसको कोई थोड़ा सा पॉपुलराइज करे क्या कि देखो हमने ऐसा कर दिया, इतना जीडीपी बढ़ा दिया, तो फिर गलत फायदा उठा रहा है। बात समझ में आ रहा है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वर्ष 2020-21 को इसलिए बेस के रूप में माना जा रहा है, क्यों? क्योंकि उस साल जो है वो जीडीपी वैसे ही बहुत गिरी हुई थी, तो बेस और छोटा दिखेगा। बेस और छोटा दिखेगा तो थोड़ा सा भी ग्रोथ जो है वो ज्यादा बड़ा दिखेगा ना। सिंपल सी बात है। 100 में देख रहा था ना, ग्रोथ जो है वो थोड़ा दिख रहा था, लेकिन अगर बेस छोटा था तो ग्रोथ ज्यादा दिख रहा था। घर वगैरह में कुछ मेंटेनेंस में, बात समझ में आ रहा? अब देखिएगा, अब आपको जो है ना आर्टिकल्स वो जो न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं ना, अब आपको समझ क्यों, क्योंकि अब आप दोनों पक्ष जान रहे हैं। मान के चलिए इंडिया में खरीदा, ये क्लियर हुआ? अरे ये क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ। चलिए इतना ही नहीं, दूसरी आलोचना इसका आधार बनी क्या कि महंगाई का आकलन का तरीका। एक्चुअली क्या होता था ना कि वर्ष 2014 से पहले, अगले चैप्टर में बताऊंगा इस सब चीजों को, 2014 से पहले क्या होता था कि डब्ल्यूपीआई के बेसिस पर महंगाई की गणना होती थी। डब्ल्यूपीआई क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। तो ये 16,000 हो गया, यानी कि थोक बाजार के स्तर पर जो वस्तुओं की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता था उसके बेसिस पर क्या होती थी, महंगाई की गणना होती थी। ठीक ना, अगले चैप्टर में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी बस इतना। ठीक, लेकिन 2014 में इसको परिवर्तित कर दिया गया और 2014 के बाद से सीपीआई के आधार पर, यानी कि खुदरा मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य, हम आप कितना पे करते हैं ना उसके बेसिस पर महंगाई की गणना होने लग गई। अब जरा सोच के देखिए, अगर इसको मेन बेंचमार्क बना दिया जाएगा तो यानी कि क्या होगा, जीडीपी के कैलकुलेशन में भी फिर हम इस वाले महंगाई को कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रहा? ये अंतर है। क्यों? क्योंकि मेन बेंचमार्क अब सीपीआई हो गया है, बाजारी मूल्य पर जीडीपी। मैंने बताया था ना कि उसमें महंगाई का प्रभाव रहता है, क्षमता में अंतर।
में महंगाई का प्रभाव रहता है। एक बात बताइए, पहले हम WPI को बेंचमार्क मानते थे, अब हम CPI को मानने लग गए। एक बात बताइए, बेंचमार्क में परिवर्तन होने के कारण अचानक से GDP बढ़ती हुई। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो बोल रहे हैं ना कि 2014 में चुनाव के बाद से हुआ है, GDP बहुत तेजी से बढ़ी है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है। अब जरा सुन के देखिए, बात समझ में आया? अब बेस ही चेंज कर दीजिएगा तो बटा जैसे कि फिर तो वो बढ़ता हुआ दिखेगा ना बहुत तेजी से। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ? जरा दिख रहा ना? तो ये क्लियर हुआ? तो ये भी जो है वो आलोचना के पीछे एक कारण है, या GDP की गणना में भारत में संबंधित चुनौतियों में से एक। ये भी पॉइंट समझ में आ गया? तीसरी चुनौती जो है वो क्या है? संगठित और असंगठित क्षेत्र की गणना से संबंधित। ठीक, क्या कहा जाता है? कहा यह जाता है क्या कि पहले असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र की गणना की पद्धतियां डिफरेंट थी ना। 11 करके जो है वो एक कोड हुआ करता था, उसके बेसिस पर क्या होता था, गणना होती थी। अब जो है वो क्या किया जा रहा है, असंगठित क्षेत्र की गणना के लिए मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिकल डेटा का प्रयोग किया जा रहा है। एग्जैक्ट नहीं पता क्या कैसे कर रहे हो, तो कई आलोचक इस कारण से भी आलोचना करते हैं क्या कि असंगठित क्षेत्र की गणना, जो कि तुम जरा खुद सोच के देखो, मैंने बताया था आप लोगों की कि भारत की टोटल अर्थव्यवस्था का 50% से ज्यादा है। भारत के जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 85 से 90% तो असंगठित क्षेत्र में। इतना बड़ा क्षेत्र है और उसकी गणना तुम अनुमान के बेसिस पर कर रहे हो ना, GDP एट PPP। ये भी आलोचना का एक बात समझ में आया? अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में GDP की गणना से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, आराम से तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, बेस ईयर में चेंज, जब भी बेस ईयर में चेंज होगा तो GDP अचानक से बढ़ता हुआ दिख सकता है। दूसरा, मुद्रास्फीति के डेटा में चेंज 2014 में। और तीसरा, असंगठित क्षेत्र, चीन की मुद्रा के बारे में हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है। मुद्रा की क्रय क्षमता, बात समझ में आ रहा है? ये भी अपने आप में एक चुनौती है। चीन, जब ये भी क्लियर हुआ? अरे ये क्लियर हुआ ना? ठीक, तो GDP की गणना से संबंधित ये कुछ चुनौतियां। चाइना, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा GDP वाला जो चैप्टर है ना, ये होता है समाप्त। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का चैप्टर जो होता है वो हमारा समाप्त होता है। यहाँ घट जाएगा। देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से जो है वो मैं 2 मिनट में बताता हूँ आपको। हमने पढ़ा GDP क्या है, GDP के अलग अलग हमने प्रकार देखे। GDP एट मार्केट प्राइस, बाजारी मूल्य पर GDP क्या होता है ये देखा। फिर हमने देखा क्या कि आधार दर पर GDP क्या होता है, लागत मूल्य पर GDP क्या होता है। फिर हमने देखा कि GDP की गणना के क्या क्या 3 प्रकार होते हैं। उपभोग, नॉमिनल GDP कितनी, यानी कि खर्च, ठीक, आय और उत्पादन विधि, तीनों विधियां हमने देखी। ठीक ना, आज की क्लास में देखा है ना। फिर उसके बाद हम क्या आए, हम आए तकनीकी रिसेशन पर। बैठे बिठाए क्या होता है, रिसेशन किसको कहते हैं, मंदी किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम आए किस पर, उसके बाद हमने देखा क्या कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, फिर हमने देखा कि उसमें से जब डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो NNP बन जाता है। और NNP फैक्टर कॉस्ट वाज व्हाट, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, प्रति व्यक्ति आय। यही यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक, फिर हमने देखा कि ग्रीन GDP की संकल्पना आ रही है। मेरा क्यों अनुमान ऐसा लग रहा है ना कि इस साल या अगले साल या अगले 1-2 साल में आपको ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट जो है वो मेंस में पूछा जा सकता है। ये है परचेजिंग पावर, बात समझ में आ रहा ना? क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसकी बहुत चर्चा हो रही है। जरा कुछ सोच के देखिए ना, खाली अंधी दौड़ नहीं करनी है ना, खाली GDP बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला। बात समझ में आ रहा है ना? GDP को बढ़ाने के क्रम में अगर आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो फिर क्या फायदा? अगर बोलिएगा तो मैं देख रहे हैं ना वैश्विक स्तर पर बात चल रही है कि छोटे छोटे जो आइलैंड द्वीपीय देश हैं ये तो डूब जाएंगे अगले कुछ सालों में। गणना से क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जल स्तर, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है तो उसके कारण ये डूब जाए। तो ऐसी वृद्धि हमें नहीं चाहिए। तो ग्रीन GDP की चर्चा चल रही है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया है, तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद हमने देखा परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि क्या बोलते हैं वो, क्रय क्षमता की तुलना के बेसिस पर GDP की गणना कैसे होती है। इसमें देखा ना, चाइना टॉप पर है। बीटी में यही क्वेश्चन के रूप में पूछा था। आपको समझ में नहीं आएगा क्या इसमें टॉप पर क्या है, वैसे मत लीजिए, चाइना है। तो ये दिखाएगी क्या, देखो भारत इसमें कौन से नंबर पर है, 30 में। कुछ अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं अलग से, वो दिखाएगी क्या कि बहुत अच्छा। कि IMF ने प्रेडिक्ट किया है, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बताऊंगा आगे चैप्टर्स में, बताऊंगा IMF किस क्या है, क्या काम है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 2027 तक हम जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे नॉमिनल के बेसिस पर। जापान को भी पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी GDP ग्रोथ तेज है ना। अरे हमारी GDP ग्रोथ तेज है, आपको पता होना चाहिए क्या कि भारत जो है वो विश्व की सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था रही है पिछले कई सालों में। तो वो कोविड वाला साल छोड़ दें जिस साल हम नेगेटिव रहे थे,
तो साल चाइना आगे निकल गया था, नहीं तो पिछले कई सालों से निरंतर भारत जो है वो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था रही है। मतलब इस साल भी देखिए ना, आईएमएफ का प्रेडिक्शन था 6.5 6.7 के आसपास रहेंगे। हमने उनकी तुलना से, उनकी कल्पना से जो है वो ज्यादा तेज ग्रोथ शो किया। तो ये वैसे ही हुआ क्या कि एक आगे है लेकिन वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो पीछे वाला है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो बट ऑब्वियस है ना कि कभी ना कभी तो पीछे छोड़ देगा ना, ठीक ना। आईएमएफ का अनुमान है कि नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर भी 2030 में चीन जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और भारत जो है वो तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। अगर हम संख्या में देखें तो बात समझ में, हाँ यूएसए दूसरे नंबर पर आ जाएगा उस वाले का बढ़ाना, क्योंकि यूएसए की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से है, विकसित देश है ना, वहां सैचुरेशन हो गया, सैचुरेट हो गया है, लोगों के पास जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। बात समझ में आया, ठीक ना। तो मांग है नहीं अर्थव्यवस्था में तो प्रोडक्शन कम होता है 50%, अभी तो वो इधर भाग रहे हैं, इधर क्या मतलब बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ भारत में जाओ, बात समझ में आ रहा, तभी तो भारत का कद बड़ा होता जा रहा है। क्लियर है मेरी बात को? ये बात समझ में आ रही ना। यानी कि अगर ये भी आईएमएफ का प्रेडिक्शन है, आप आगे ऐड कर सकते हैं इसको भी आंसर में, आप अपने ऐड कर सकते हैं कि भारत जो है वो 2022 तक जो है वो तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा और चीन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सोच के देखिए, ठीक ना। और ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि भारत जो है वो विश्व में सबसे तेज वृद्धि से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है निरंतर। लेकिन यदि जीडीपी बहुत बड़ी है, ये बात भी क्लियर हुआ, अब भी बहुत, ये बात भी क्लियर हो गया ना। हाँ, एक और छोटा सा बात बता दूं इसी में, इसी कारण आप लोगों को थोड़ा सा सुन के आश्चर्य लगेगा। कोविड-19 में हमने क्या देखा, जब कोविड-19 आपको ये पता होगा कि एक देश के अभी खूब विवाद चल रहा है ना, इसीलिए बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा ना क्या कि कैलिफोर्निया में जो भारत का जो काउंसिलेट था उसमें खालिस्तानियों ने आग लगाने का प्रयत्न किया है। मतलब सुना है आपने, मेरे पॉकेट में पिछले आग लगाने का प्रयास किया है। 100 रुपया था, जरा देखिए इसका हाल क्या हो गया है। घटा लीजिए, यही मतलब है ना उसका। एक आग लगाने का प्रयत्न किया है, लो बैटरी, तो यानी कि क्या हो गया, बेस हो गया। मेरा तो खत्म नहीं होने वाला है, तो जरा बात को समझिए। तो इंडियन काउंसिलेट में आग लगाने का प्रयत्न किया है ना, हर देश में क्या होता है, दूसरे देश का दूतावास होता है। आपने सुना होगा ना, भारत में आप दिल्ली में चले जाइएगा, अलग अलग देशों का आपको दूतावास दिखेगा। यानी कि वो जो बाउंड्री है ना, जैसे मान के चलिए ये है तो भारत, लेकिन भारत में मान के चलिए अगर छोटे से क्षेत्र में अगर अमेरिका का दूतावास है, तो ये जो इस बाउंड्री के अंतर्गत है ना, ये उस देश की टेरिटरी मानी जाती है। बढ़ोतरी देखने को मिलती है, समझ में आ रहा। तो इस बाउंड्री के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो इंडिया की जीडीपी में नहीं ऐड हो, जो है वो यूएसए की जीडीपी में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये टेरिटरी इंडिया की नहीं मानी जाती है, ये यूएसए की टेरिटरी मानी जाती है। सिमिलरली अमेरिका में अगर भारत का जो दूतावास है ना, तो ये जो ये चार दीवारी जो है उस दूतावास की, उस दूतावास के अंदर का जो क्षेत्र होता है ना, वो भारत का क्षेत्र माना जाता है, वो अमेरिका का लैंड नहीं माना जाता है। तो इस कारण जब जीडीपी कैलकुलेट होता है ना, तो जीडीपी कैलकुलेट में उस क्षेत्र में जो भी सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, वो भी भारत में माने जाएंगे। अब प्रोडक्शन 10 बात समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी जीडीपी यानी कि किसी देश का जो दूतावास होता है ना, वो उस देश का नहीं होता है, वो आधार वर्ग होता है दूसरे देश का लैंड एरिया। देश की जीडीपी ठीक ना, मुझे मतलब लोग बोल रहे हैं जैसा लगा क्या कि शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो इसलिए मैंने ये बताया ताकि चुनाव से ठीक ना। इसीलिए आप देखिएगा एक दूतावास की बाउंड्री के अंतर्गत उस देश का कानून भी नहीं लगता है, ठीक ना। जैसे कि अगर इंडिया का ये जो दूतावास है ना, ये अमेरिका में है, लेकिन इस चार दीवारी के अंदर जो है वो अमेरिका का कानून नहीं चलेगा, इस चार दीवारी के अंदर भारत का कानून। नहीं बोल रहा हूँ क्या कि जीडीपी, क्योंकि वो उसका एरिया है ही नहीं, वो भारत का एरिया माना। अगर आधार दर में परिवर्तन हो, यहाँ तक क्लियर है, वर्ष में परिवर्तन होगा, यहाँ तक बात समझ में आ रही, बढ़ती हुई दिखेगी कि नहीं। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, आज आप लोगों को कई सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी। अगर यहाँ तक क्लियर है, दिस वाज द होल चैप्टर। ये था आपका पूरा चैप्टर जीडीपी से संबंधित, बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक ना। एक बार जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, डैम श्योर क्या कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास को यहीं रोके, देखना ठीक है। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रोथ जो है कल दिख रहा था, लेकिन अगर बेस छोटा था तो ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है।